नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाला आप सभी का आज की क्लास में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में स्वतंत्र भारत में राजनीति विज्ञान की किताब का अध्याय 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर, कक्षा 12 की किताब है। और आज इसका हम लोग करने जा रहे हैं वन शॉट में, एक ही शॉट में पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। आज इस वन शॉट के साथ आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी डाउट बाकी नहीं रहेगा। अगर किसी बच्चे ने अभी तक भी चैप्टर को नहीं पढ़ा है, अगर अभी तक भी चैप्टर की किताब नहीं खोली है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, कोई चिंता फिक्र की बात नहीं है। बिंदास होकर करके आज का वन शॉट देखिए। बस शर्त इतनी सी है कि वन शॉट एंडिंग तक देखना है, वन शॉट में आखिरी तक मेरे साथ चलना है। और जो आखिरी तक वन शॉट में टिकेगा बच्चों, वही एग्जाम हॉल में टिकेगा पेपर के लिए। और जो एग्जाम हॉल में टिकेगा वही अगले साल 2024 में बोर्ड टॉपर के नाम से न्यूज़पेपर में दिखेगा। तो इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे पॉलिटिकल साइंस में 100 में से 100 आए, आप भी चाहते हैं कि न्यूज़पेपर में हमारा नाम बोर्ड टॉपर के नाम पर छपे, तो पूरे वन शॉट को बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी लगन के साथ मेरे साथ देखिएगा। और अपना जो टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 का, उस टारगेट को अपन लोग पूरा करेंगे। ओके बच्चों, और बच्चों ये हैं आप लोगों के लिए शानदार कोर्सेज कक्षा 12 अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और भूगोल। और इनमें आपको हैंड रिटन नोट्स, आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट, आपके जो भी वन शॉट या क्लासेस होती हैं उसकी पीडीएफ, डाउट सॉल्विंग ग्रुप, ये सभी आपको मिलेंगे। इन कोर्सेज को लेने के लिए टीम को कॉल करें और ये सेवाएं प्राप्त करें। और ये है आपका अपना एप्लीकेशन जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा रखा है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, परिचय या इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो काफ़ी दिनों बाद मैं क्लास ले रहा हूँ, बीच में थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण काफ़ी थोड़ा सा ब्रेक लग गया, उसके लिए माफ़ी है, उसके लिए क्षमा है, ठीक है। बाकी बच्चों पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो जीवन है ना मेरा, वो विद्यार्थियों को समर्पित था, है और आगे तक रहेगा। और जब तक प्राण है तब तक आप लोगों के लिए ही जीवन है। इसलिए मैं कोशिश हमेशा यहाँ तक की करता हूँ कि कोशिश हो कि कोई भी क्लास ना छूटे। बट फिर क्या होता है कि हम मशीन तो है नहीं कि नहीं भैया हर क्लास हम ले पा लें, तो थोड़ा बहुत कभी कभार तबीयत खराब हो जाती है तो हमें ब्रेक लेना ही पड़ता है, उसके लिए माफ़ी है। बाकी अब फिर से शुरू करते हैं। और जितने वन शॉट्स हो चुके हैं आप उनको देख चुके होंगे मुझे उम्मीद है। और अब जो आप वापस वन शॉट पढ़ रहे हैं इनको भी आप पूरे ईमानदारी से, पूरी लगन से पढ़िएगा। और मैं काफ़ी समय से देख रहा था, बच्चों की डिमांड थी कि सर जो अध्याय 2 है एक दल के प्रभुत्व का दौर, ये वाला आप लेकर करके आइए। तो मैंने बोला चलो भैया अब इसी से ही शुरू करते हैं। एक दल के प्रभुत्व का दौर, देखिए सबसे पहले तो चैप्टर का जो थोड़ा सा हेडिंग है उसको समझ लीजिए। क्या कहा गया? एक दल के प्रभुत्व का दौर, एक दल का प्रभुत्व। प्रभुत्व का मतलब क्या होता है वो देखिए। प्रभुत्व का मतलब एक प्रकार से दबदबा है, ठीक है, एक प्रकार से किसी चीज पर दबदबा है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन लोग कह सकते हैं कि पहले के समय में राजा महाराजाओं का दबदबा हुआ करता था, प्रभुत्व हुआ करता था, वो जो बोला करते थे वैसा ही हुआ करता था। तो प्रभुत्व का मतलब है डोमिनेंस है, किसका दबदबा है। तो एक दल के प्रभुत्व का, और एक आपने कक्षा 10 तक एक बात सुनी होगी, एक दलीय शासन। तो इन दोनों में कोई अंतर है भी या नहीं है, पहले तो वो देखिए। एक दल का प्रभुत्व और एक दलीय शासन, दोनों में डिफरेंस है भी या नहीं है। तो देखो, जब हम बात करते हैं एक दलीय शासन व्यवस्था की, दलीय का मतलब या दल का मतलब होता है पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी। जैसे आज हमारे देश में कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, डीएमके है, बहुत सारी पार्टियां, 750 से ज्यादा पार्टियां हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर बहुत सारी पार्टियां हैं। एक दलीय शासन व्यवस्था का मतलब होता है जहां पर देश में एक ही पार्टी को अधिकार हो चुनाव लड़ने का, एक ही पार्टी को अधिकार हो सरकार बनाने का, एक ही पार्टी का शासन पूरे देश पर चलेगा। जैसे कि मैं उदाहरण में बात करूं आज के चाइना की, जहां पर सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन चलता है, बाकी किसी दूसरी पार्टी का नहीं। जब एक दल शासन व्यवस्था की हम लोग बात करते हैं तो वहां का संविधान, वहां की कानून व्यवस्था ये खुद परमिट करती है कि साहब देश में एक ही दल रहेगा, दूसरा दल अलाउड नहीं करती है। पर जब हम एक दल के प्रभुत्व की बात करते हैं, वन पार्टी डोमिनेंस की बात करते हैं, तो यहां पर हो सकता है कि 2 पार्टी हो, यहां पर हो सकता है बहुदलीय हो,
कितनी भी हो सकती है, गारंटी नहीं है कि एक ही होंगी या दो ही होंगी, बहुदलीय भी हो सकती है, पर एक पार्टी का थोड़ा सा दबदबा ज्यादा है, एक पार्टी का प्रभुत्व जो है वो ज्यादा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आज मान लीजिए कि भैया आप 5-7 जने हो, आप 5-7 जने हो, और या जैसे मैं आपको एक अच्छा सा उदाहरण देता हूं, हमारे जीवन पे हमेशा किसी ना किसी व्यक्ति का एक प्रभुत्व रहता है, डोमिनेंस रहता है कि साहब हम उसकी बात जल्दी से मान लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आज आप कोई बात मान नहीं रहे हैं, ठीक है, और आपके माता पिता को पता है यार ये उनकी बात बहुत मानता है, उस व्यक्ति को बुलाओ। अब उस व्यक्ति को बुलाया और उसको बोला सर समझाओ ये बात नहीं मान रहा है, और उसने समझाया और आप मान गए, मतलब आपके जीवन पर उस व्यक्ति का बड़ा प्रभुत्व है। तो अब लोग तो और भी बहुत सारे समझाने वाले, पर उसका थोड़ा सा प्रभुत्व ज्यादा था, उसकी थोड़ा सा डोमिनेंस आप पर ज्यादा था, इन्फ्लुएंस थोड़ा सा ज्यादा था। तो इसी प्रकार से हमारे देश में भी क्या हुआ है, शुरुआत से ही 1947 से लेकर करके आज तक बहुत सारी पार्टियां, ऐसी बात नहीं एक ही पार्टी रही हो, दो पार्टी ही रही हो, बहुत सारी पार्टियां रही हैं, पर 1947 से लेकर करके 1989 तक का जो दौर रहा है ना, वो किसका रहा है, एक पार्टी का रहा है, वो है कांग्रेस। कांग्रेस का दबदबा रहा है, कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है। अब ये कांग्रेस का दबदबा क्यों रहा है, ये हम आज के चैप्टर में जानेंगे। कांग्रेस का ये जो वर्चस्व कायम रहा, ये कब तक रहा, ये हम आगे जानेंगे। तो कांग्रेस की जो पूरी प्रणाली है, कांग्रेस का जो सिस्टम है, जो 1947 से 89 तक चलता है, जिसको कांग्रेस प्रणाली या कांग्रेस सिस्टम कहा जाता है, वो अपन लोग समझने की कोशिश आज के अध्याय में करेंगे। तो हमारे यहां पर एक दलीय शासन व्यवस्था नहीं है, हमारे यहां पर बहुदलीय शासन व्यवस्था है, बहुत सारी पार्टियां हैं, शुरुआत से है, पर 1947 से 1947 से 1989 तक एक पार्टी का प्रभुत्व रहा है, डोमिनेंस रहा है। ठीक है, अब उसके कुछ कारण थे, वो कारण हम आज के चैप्टर में देखेंगे। दूसरी बात अगर मैं डिस्कस करूं तो उसमें यह है कि अगर आप भारत की राजनीति को पढ़ते हैं, आप इस पूरी किताब को बड़े ध्यानपूर्वक अगर आप पढ़ते हैं, तो हम भारत की राजनीति को 3 दौर में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला तो अगर मैं कहूं कि 1947 से लेकर करके 1989 तक मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस सिस्टम था, मतलब आप कह सकते हैं कांग्रेस का एरा था, कांग्रेस का दौर था बच्चों। किसका दौर था, कांग्रेस का दौर था। 1989 से अगर मैं चर्चा करूं, 1989 से 2014 तक की अगर चर्चा करूं, तो यह गठबंधन का दौर था बच्चों। गठबंधन का मतलब क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टियां मिलकर के सरकार बनाए, उसको कहा जाता है गठबंधन का दौर। ठीक है, गठबंधन का दौर रहा है, कोएलिशन का एरा रहा है, जब किसी भी पार्टी को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला और फिर उन्होंने मिलकर के सरकारें बनाई है, वो गठबंधन का दौर रहा है। तीसरा, अगर अभी के आज के मौजूदा हालों में मैं चर्चा करूं, 2014 से लेकर करके अभी तक अगर किसी का दौर भारत में नजर आ रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी का नजर आ रहा है। यह भारत की राजनीति को संक्षिप्त तरीके से समझाने का हमारा तरीका होता है कि 47 से 89 कांग्रेस का दौर रहा है, 89 से 2014 तक गठबंधन का एरा या कोएलिशन एरा चला है, और 2014 से अभी तक जो हमें पूरी भारत की राजनीति में देखने को मिलता है कि केंद्र में सरकार रिपीट हो रही है बीजेपी की, काफी राज्यों में जो सरकार है बीजेपी की बन रही है, तो ये क्या है, बीजेपी का दौर है, बीजेपी का एरा चल रहा है। ये भारत की राजनीति हम समझते हैं इस प्रकार से। अब तीसरा जो पॉइंट है उसको अगर हम देखें, अब आ जाओ वापस शुरुआत से 1947 से 1947 में भारत आजाद हुआ। 1947 में भारत आजाद हुआ। जब आजाद होता है भारत, तो भारत में एक पार्टी का दबदबा ज्यादा था, कांग्रेस का। अब सबसे पहली बात तो कांग्रेस का दबदबा क्यों, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि पूरे आजादी के आंदोलन में जो फोर फ्रंट में रही है, जो सबसे आगे जो रही है, वो कांग्रेस रही है। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर आप स्वतंत्रता सेनानियों के नाम याद करोगे, तो ज्यादातर जो आपको जुड़े हुए दिखेंगे वो कांग्रेस से ही जुड़े हुए दिखेंगे। मतलब कांग्रेस कहीं ना कहीं आजादी के आंदोलन का पर्यायवाची उस समय बन चुकी थी। तो जब चुनावों की बात आई 1947 के बाद कि हमें किसको चुनना है, तो जनता के दिमाग में सीधा सा एक क्लियर फंडा था कि गोरों से हमें आजादी कांग्रेस ने दिलाई है, तो अब हमारी जो गरीबी से आजादी है वो भी कांग्रेस दिलाएगी, हमारे लिए सुशासन जो लेकर के आएगी वो भी कांग्रेस लेकर के आएगी, अच्छा काम करेगी वो भी कांग्रेस करेगी। तो 1947 से कांग्रेस का दौर रहता है। पर 1947 में हमारा संविधान बनकर के तैयार नहीं हुआ था। 1946 से हमारे देश का संविधान बनना शुरू हो गया था। कब बनना शुरू हुआ, 9 दिसंबर 1946 से हमारे देश का संविधान बनना शुरू हो गया था, और इससे लेकर के 26 नवंबर 1949 तक हमारा संविधान का काम चलता है, संविधान बनता है। और इस टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं कि हमारा संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा करके हमारे संविधान तैयार हुआ, और हम आजाद 1947 में हो जाते हैं।
तो जब ये बात आई कि साहब अब देश को चलाएगा कौन, अंग्रेज तो चले गए, तो ये बात हुई थी कि साहब हम एक टेम्परेरी सरकार बना लेते हैं, जिसको हिंदी में अंतरिम सरकार और इंग्लिश में इंटरिम गवर्नमेंट कहा जाता है। एक टेम्परेरी सरकार बना लेते हैं, और टेम्परेरी सरकार जब तक देश पर शासन करेगी जब तक भारत का संविधान तैयार नहीं हो जाता। जैसे ही भारत का संविधान तैयार हो जाएगा वैसे ही संविधान में जो भी व्यवस्था करी गई है उसी हिसाब से हम चुनाव कराएंगे और देश के जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुन करके आएंगे और वो देश पर शासन करेंगे। तो बोले बात डन डना डन डन, ठीक है, हम एक अंतरिम सरकार बना लेते हैं। तो 1947 के समय 46-47 के समय एक अंतरिम सरकार बना ली गई। फिर फाइनली 26/11/1949 को हमारा देश का संविधान बनकर के तैयार हो गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हो गया। संविधान लागू हो गया। अब जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया तो अब समय आ चुका था कि पूरी दुनिया को भारत के लोकतंत्र का दम दिखाने का समय है। और जब आजादी का आंदोलन चल रहा है तो हमारे महापुरुष इस बात को लेकर के बिल्कुल तय है कि आजादी के बाद एक तो देश को लोकतंत्र तरीके से चलाना है और दूसरा सबका विकास करना है। तो अब समय आ चुका है, अब हम आजाद भी हो चुके हैं, हमारा संविधान भी तैयार हो चुका है, संविधान में लोकतांत्रिक प्रावधान भी कर दिए गए हैं। तो अब समय आ गया है कि लोकतंत्र देश में लागू कर दिया जाए। तो 26 जनवरी 1950 को लोकतंत्र लागू करने की बात शुरू हो जाती है। लोकतंत्र का मतलब सीधा सा ये हमारी आम भाषा में हम आता है चुनाव, कि साहब चुनाव कराया जाए। अब फिर पूछा गया चुनाव कराएगा कौन, तो बोले संविधान ने चुनाव कराने के लिए एक आयोग बनाया है, एक कमीशन बनाया है, जिसको क्या कहा जाता है, भारतीय निर्वाचन आयोग कहा जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग कहा जाता है। इस भारतीय निर्वाचन आयोग का एक अधिकारी होगा जिसको भारतीय निर्वाचन आयुक्त कहा जाएगा, कमिश्नर कहा जाएगा। और 1950 में जो पहले कमिश्नर बने, पहले जो आयुक्त बने, वो बने सुकुमार सेन। सुकुमार सेन के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी। सुकुमार सेन जी के कंधों पर यह जिम्मेदारी थी कि उस समय भारत की जो आबादी है, जो मतदाता है, जो वोटर्स हैं, 17 करोड़ वोटर्स हैं, उनमें से 85% जो जनसंख्या है जो वोटर्स की है वो अशिक्षित है। कैसे उनसे मतदान करवाया जाए, किस प्रकार से लोगों का मतदाता सूची में नाम जोड़ा जाए, इस प्रकार के बड़े चैलेंजेस के साथ भारत पहले चुनाव कराने को जा रहा था। भारत पहले चुनाव कराने की तैयारी में था। 1950 के बाद 2 बार चुनाव पोस्टपोन करे जाएंगे। फाइनली 1951-52 में चुनाव होंगे और हमारे भारत को पहली लोकतांत्रिक तरीके से सरकार 1952 में मिल जाएगी। तो 1950 तक का सफर मैंने आपको बता दिया है। अब आइए चुनाव की शुरुआत पर अपन आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। अब आप सभी ने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा, पूरा चैप्टर भी पढ़ लिया होगा, आप लोगों ने वन शॉट भी देख लिया होगा। हमने उसमें पढ़ा था कि हमारे सामने 3 चुनौतियां थी। सबसे पहली एकता की, दूसरी लोकतंत्र की और तीसरी विकास की, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म एलोवेरा के नाम से भी याद कराया है। एकता वाली पूरे चैप्टर 1 में पढ़ ली है। अब हमारी है लोकतंत्र की। लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती। और चुनौती क्या है, चैलेंज है हमारे लिए कि साहब हो सकता है पर करके दिखाना बड़ी बात है। जैसे आज मैं कहूं बेटा 100 में से 100 लाने हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है पर आ सकते हैं। तो ये चैलेंज है, ये चुनौती। तो अब लोकतंत्र को स्थापित करने में चुनौती कैसी, जब हमने कहा कि हमारा देश संविधान से चलेगा और उसी संविधान में जब लोकतांत्रिक प्रावधान कर दिए गए हैं, चुनाव की घोषणा कर दी गई है, तो फिर कैसी चुनौती। चुनौती ये थी कि जैसा संविधान में लिखा गया है वैसी उसी अनुसार काम हो, उसी अनुसार काम हो। चुनौती ये थी। चुनौती ये थी कि जिस देश में 85% वोटर्स अशिक्षित हो वहां पर मतदान कैसे होगा। चुनौती ये थी कि आज तक चुनाव सिर्फ और सिर्फ विकसित और धनी देशों में हुए हैं, उनमें भी महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। भारत का संविधान सभी को सार्वभौम वयस्क मताधिकार के तहत 21 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार देता है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, किसी जाति, किसी पंथ, किसी धर्म, किसी क्षेत्र का भी हो। तो किस प्रकार से भारत एक गरीब देश, एक अशिक्षित देश, एक विकासशील देश और लंबे समय से उपनिवेशवाद, ब्रिटिशर्स की गुलामी से आजाद हुआ देश किस प्रकार से चुनाव कराएगा, यह बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। पर इस चुनौती को भरपूर सामना हमारे नेताओं ने करा और मैं सच में बड़ा सलाम करता हूं उस समय के हमारे सारे महापुरुषों को, सारे उन नेताओं को,
सलाम करता हूं उस समय के भारतीय निर्वाचन आयोग के सभी अधिकारियों को जिन्होंने भारत में लोकतंत्र की नींव रखने की दृढ़ शक्ति रखी, दृढ़ इच्छा शक्ति रखी कि कुछ भी हो जाए पर हम लोग लोकतंत्र नहीं छोड़ेंगे। लोकतंत्र ही सभी समस्याओं का समाधान है। अब आप बोलोगे सर इसमें तारीफ की क्या बात है, इसमें इतना सलाम करने की क्या बात है? सलाम करने की बात यह है, जब भारत आजाद हुआ था उसी समय और भी बहुत से देश आजाद हुए थे, पर किसी ने क्या करा, अरे अरे लोकतंत्र में तो लोगों को आंदोलन करने की भी छूट मिलती है, सरकार के खिलाफ बोलने की भी छूट मिलती है, तो इससे क्या होगा, हमारा देश टूट जाएगा, विखंडित हो जाएगा हमारा देश, इसलिए क्या करो, मिलिट्री का शासन लगा लिया, सेना का शासन लगा लिया, राजा रानी राज करने लग गए, कोई तानाशाह बैठ गया। और उन देशों की हालात आज ऐसी हो चुकी है कि वहां पर अभी तक भी ऐसी ही व्यवस्थाएं चल रही है। पर हमारे देश के निर्माताओं ने यह दृढ़ संकल्प था कि नहीं साहब, लोकतंत्र किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, हर व्यक्ति को मतदान का अवसर मिलेगा, और लोकतंत्र मतलब जनता की व्यवस्था, समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति को भी उतना ही अधिकार अब भारत में होगा जितना प्रथम पंक्ति पे खड़े हुए प्रथम व्यक्ति को होगा। इसलिए सलाम किया जाता है। एक बात मैं आपको और कहता हूं कि जो शुरुआत होती है ना वो बड़ी डिफिकल्ट होती है, ठीक है। उस समय बच्चों मैं कहता हूं अगर आप पूरी भारतीय राजनीति की किताब को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि हमने किन किन समस्याओं का सामना करा है, पर हमारे महापुरुषों ने, हमारे नेताओं ने सदैव उन चुनौतियों का सामना करा है और चुनौतियों से हिले नहीं है, डरे नहीं है, डट करके सामना करने वाले हैं। तो अब एक ऐसी ही चुनौती थी कि भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से भारत में लोकतंत्र स्थापित होता है। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुए। यह संविधान 26 जनवरी 1950 से अमल में हुआ। तो अब भी 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, मतलब पूरा तैयार हो चुका था कि हाँ साहब हमें स्वीकार है, बढ़िया संविधान है। और इसी दिन 26 नवंबर को 2015 से हम लोग क्या मना रहे हैं, संविधान दिवस मना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं। संविधान दिवस क्यों मनाते हैं 2015 से ही? क्यों? क्योंकि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई थी और 2016 में परम पूज्य परम श्रद्धेय भारतीय संविधान के जनक, भारतीय संविधान के पिता बाबा साहब अंबेडकर की 125वीं जयंती थी। तो मोदी जी ने कहा कि बाबा साहब की श्रद्धांजलि अर्पित करने के रूप में हम हर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएंगे। तो हर 2015 से हर 26 नवंबर को हम लोग क्या मना रहे हैं, संविधान दिवस मना रहे हैं। 26 नवंबर को हमारा संविधान तैयार हो गया। 24 जनवरी को उस पर हस्ताक्षर हुए। कितने लोगों ने हस्ताक्षर करे थे? 284 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर करे। और 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान अमल में आया, मतलब अब उसको लागू कर दिया गया। अब उसी के हिसाब से देश में शासन प्रशासन सब उसी के हिसाब से होगा। भारत के चुनाव आयोग का गठन 1950 के जनवरी में हुआ। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने। अब देखिए हमारे संविधान में बहुत सारे प्रावधान है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है। ये पूरा संविधान के बारे में आप लोग कक्षा 11 की किताब, संविधान वाली किताब में पढ़ करके आ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक में पढ़ करके आ चुके हैं। अभी इस चैप्टर में हमारा जो पूरा का पूरा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ चुनावों को लेकर करके है। लोकतंत्र का अर्थ चुनाव है हमारी भाषा में। अब भी यहाँ पे हम जब जिक्र कर रहे हैं तो चुनाव है, इलेक्शंस, और इलेक्शन कराने में के लिए हमारे संविधान में क्या प्रावधान थे वही हम लोगों को देखने। तो भारत के संविधान में चुनाव आयोग की स्थापना करी गई। भारतीय निर्वाचन आयोग बोलिए या भारतीय चुनाव आयोग बोलिए, एक ही बात होता है। जनरली भारतीय निर्वाचन आयोग ज्यादा अच्छी बेहतर टर्म है, आप इसको एग्जाम में यूज करिएगा। तो भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब करा गया? 1950 के जनवरी में करा गया। और सुकुमार जो सेन है उनको पहला चुनाव आयुक्त मतलब अधिकारी घोषित करा गया कि साहब ये आयोग है, ये कमीशन है और इसके अधिकारी आप हैं और अब चुनाव कराने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको निष्पक्ष चुनाव कराने, किसी पार्टी किसी व्यक्ति के पक्ष के हिसाब से नहीं, आपको जो संविधान कहता है, जो देश की कानून व्यवस्था कहती है, जो देश की जनता के हिसाब से होता है, वैसे ही चुनाव आपको, बेहतर से बेहतर चुनाव आपको कराने हैं। बहरहाल चुनाव आयोग ने पाया कि भारत के आकार को देखते हुए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव कराना कोई आसान मामला नहीं है। अब देखिए चुनाव कराना आज के समय में तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, आज भी बड़ा चैलेंजिंग होता है। चुनाव इतना आसान नहीं होता है, ठीक है ना। पूरा जो ईवीएम होती है उसमें वोटिंग करवाना, फिर उनको सेफ प्लेस पे जहाँ चुनाव आयोग कहा जाता है वहाँ पहुँचाना, ये सब कुछ। पर जो पहले चुनाव थे ना वो थोड़े से यूनिक थे बेटा। पहले चुनाव यूनिक थे। यूनिक का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा कोई चीज हट करके नहीं होती वो थे। तो पहले हमारे चुनाव यूनिक थे। यूनिक किस किस तरीके से थे वो देखो। सबसे पहली बात तो ये थी कि जो चुनाव कराने वाली संस्था है उसके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस थे। कैसे कैसे चैलेंजेस थे? पहली बात तो हमारा भारत बड़ा देश है, बड़े आकार वाला देश है, बड़ा क्योंकि
कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक बहुत बड़ा इलाका है, तो सारी जगह वहां पे चुनाव कराना, चुनाव भी लोकसभा के भी कराने हैं और विधानसभा के भी कराने, इतने बड़े चुनाव, ठीक है। उसके बाद 85% जनता अशिक्षित है, पहली बार चुनाव हो रहे हैं, किस प्रकार से उनको समझाया जाए कि आपको कैसे वोट डालना है, क्या करना है, ये सब कुछ। तो चुनाव आयोग ने देखा कि भारत का जितना बड़ा आकार है उस हिसाब से एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना थोड़ा सा आसान मामला नहीं है, इजी काम नहीं है। पर इजी नहीं है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम करेंगे नहीं, हम करेंगे, 100% करेंगे। क्या क्या चैलेंजेस सामने थे ये देखिए। सबसे पहला चैलेंज इनके सामने था, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी है। सीमांकन का मतलब क्या होता है, बाउंड्रीज बनाना। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, अब इंडिया है तो पहले तो क्या है कि लोकसभा के हिसाब से, पहले तो अपन बात कर लेते हैं लोकसभा के हिसाब से, तो लोकसभा के हिसाब से अपन मान लेते हैं कि 10 लाख लोगों के ऊपर 10 लाख लोगों के ऊपर एक व्यक्ति जीत करके जाएगा। तो यहां पर 10 लाख लोग रहते हैं, ये एक यहां चुनाव होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, इस प्रकार से करके 10-10 लाख लोगों के ऊपर सीमांकन कर दिया। और उस समय टोटल जो सीटें थी वो कितनी थी, 489 सीटें थी। क्योंकि सीटें, लोकसभा में जो सीटें बढ़ती हैं वो किस हिसाब से बढ़ती है, जनसंख्या के हिसाब से है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी सीटें बढ़ेगी। उस समय जनसंख्या कम थी तो 489 थी। फिर 1971 में आकर करके क्या हुआ कि ये रोक लगा दी गई 1976 में, 1976 में, कि साहब हम 1971 की जनसंख्या के हिसाब से ही सीटों को रखेंगे, आगे जनसंख्या के हिसाब से सीटों को नहीं बढ़ाएंगे। ये बढ़ता बढ़ता 2026 तक हो गया। अब 2026 के बाद चेंजेस होंगे, 2026 के बाद चेंजेस होंगे कि हमारी अब एग्जैक्ट जनसंख्या कितनी है, और उस हिसाब से फिर लोकसभा और राज्यसभाओं की सीटों में हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो लोकसभा की सीटों के लिए सीमांकन करना कि साहब यहां पे 10 लाख वोटर्स रहते हैं तो यहां पर क्या होगा, एक व्यक्ति यहां से जीत करके जाएगा या एक व्यक्ति यहां से जीत करके जाएगा। उसके बाद फिर विधानसभा के लिए हर राज्यों में, फिर विधानसभा के लिए से ये मान लीजिए ये राजस्थान हो गया, ये यूपी हो गया, फिर इसमें विधानसभा के लिए ओके। अब लोकसभा, विधानसभा, ये तो सब आप लोग जानते ही हैं। तो सीमांकन, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी था। फिर मतदाता सूची यानी मताधिकार प्राप्त वयस्क व्यक्तियों की सूची बनाना भी आवश्यक था। इन दोनों कामों में बहुत सारा समय लगा। देखिए दूसरा, पहला तो क्या है, सीमांकन जरूरी है कि साहब चुनाव कितने कितने एरिया में लड़ा जाएगा, कितने व्यक्तियों का होगा एक, फिर उस पर एक व्यक्ति चुनाव लड़के जाएगा। दूसरा, मतदाता सूची, वोटर्स लिस्ट। मत मतलब वोट, दाता मतलब देने वाला, तो वोटर्स, जो वोटर्स है, जो वोट देने वाले हैं, उनकी लिस्ट की चर्चा कि भैया वोट देने वाले कौन कौन है। अब उस समय 21 साल का व्यक्ति, भारत में 21 साल का व्यक्ति, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग, किसी भी लिंग, किसी भी क्षेत्र का हो, उसको वोट देने का अधिकार होगा। और 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू होगी। मतलब कोई भी वोट डाले उस वोट को एक ही काउंट करा जाएगा। देश का राष्ट्रपति वोट डाल रहा है तो भी एक ही होगा, देश का सबसे करोड़पति अमीर आदमी वोट डाल रहा है तो भी एक ही होगा, देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा व्यक्ति वोट डाल रहा है तो भी एक ही होगा। और चाहे किसी जाति, किसी वर्ग का व्यक्ति वोट डाले, वो एक ही काउंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि साहब मैं करोड़पति हूं, मैंने डाला तो मेरा एक वोट 100 के बराबर है, और गरीब ने वोट डाला तो उसका एक वोट आधे के बराबर है। ऐसा नहीं है। और जब 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू की बात आती है तो इसी को क्या कहा जाता है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहा जाता है। सार्वभौम, यूनिवर्सल, वयस्क मतलब एडल्ट, एडल्ट के मतलब है एक एज तय कर दी जाती है। जैसे आज हम कहते हैं ना 18 के बाद बेटा आप बड़े हो चुके हो, वयस्क हो चुके हो, आप एडल्ट हो चुके हो। तो उस समय 21 का था, तो 21 से ऊपर के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो अब भारत में इतने कितने लोग हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं, कौन सी कैटेगरी में, 21 साल से ऊपर की में वो वोट देने के लिए अब तैयार हो चुके हो, तो उनकी पूरी लिस्ट तैयार करना। अब आप बोलोगे कौन सा डिफिकल्ट काम है, डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है भैया, बहुत डिफिकल्ट काम था। उस समय नाम जानने में बड़ी परेशानी होती थी। उस समय जो लेडीज है वो नाम, अपना नाम नहीं लिया करती थी, अपना नाम नहीं लेती थी, पति का नाम नहीं लेती थी, तो उनसे पूछताछ करना बड़ा मुश्किल होता था। उनको चुनाव की पूरी प्रक्रिया समझाना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता था, क्योंकि 85% जनसंख्या अशिक्षित थी। ओके, तो बड़े मुश्किल काम चुनाव आयोग के पास उस समय थे। मतदाता सूचियों का जब पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ तो पता चला कि इसमें 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए। देखिए, अब जब पहली बार मतदाता सूची जारी करी, जब पहली बार मतदाता सूची में नाम लिखे गए तो पता चला यार 40 लाख महिलाएं तो रह गई। सोचिए 40 लाख महिलाएं वोट से वंचित रह जाती। तो फिर बोला गया चुनाव आयोग के आयुक्त सुकुमार सेन जी के द्वारा कि एक बार वापस से करा जाए और जो भी गलतियां हो उनको दूर करा जाए और सही से फिर से लिस्ट बनाई जाए। और उस लिस्ट में फिर हमें पता चला कि टोटल हमारे पास उस समय 17 करोड़ वोटर्स हैं।
17 करोड़ वोटर। ये जनसंख्या नहीं है, टोटल जनसंख्या नहीं है, 17 करोड़ वह लोग हैं जो वोट देने के लिए काबिल हैं, मतलब 21 साल से ऊपर के लोग हैं। उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया जा सकता है एमसीक्यू में। और इन 17 करोड़ में से 15% साक्षर थे, मतलब 15% लोग ही पढ़े लिखे थे, ठीक है, शिक्षित थे। बाकी 85% जो आबादी थी इन 17 करोड़ में से वो क्या थी? अशिक्षित थी। इन्हें 3200 विधायक और लोकसभा के 489 सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनने थे। तो अब सांसद कितने चुनने हैं? 489 चुनने, और विधायक कितने चुनने? 3200। मतलब उस समय जितने भी राज्य हैं उन सबके जो विधायक है एक साथ चुने जाएंगे। तो जब एक्चुअल में हुआ क्या था उस समय, जैसे कि देखिए आप वोट करने जा रहे हैं, तो अब एक जगह तो आपको वोट किसके लिए डालना है? लोकसभा के लिए। आप एक तरफ तो सांसद चुन रहे हो और उसी के पास में एक तरफ आपके लिए विधायक की पेटी भी होगी। आपको 2 वोट डालने हैं एक दिन में। अभी तो इससे क्या अलग अलग होता है, जैसे अभी मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, लोकसभा के चुनाव 19 में हुए, 24 में हुए, फिर 29 में होंगे। अभी जैसे आप देखोगे 5 राज्यों के चुनाव 23 में हो गए, ठीक है, यूपी के 22 में हो गए थे, अब वो 27 में होंगे। तो अब विधानसभा के और लोकसभा के साथ साथ नहीं होते हैं, पर पहले क्या था? साथ साथ होते थे। कब तक होते थे साथ साथ? 1952 के जब चुनाव हुए तो साथ साथ हुए, 1957 के चुनाव में भी साथ साथ हुए, 1962 के चुनाव भी साथ साथ हुए, और 1967 के भी चुनाव साथ साथ हुए। ये शुरुआती जो 4 चुनाव है ना, इनमें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ हुए हैं। तो लोगों को 2-2 वोट डालने थे, एक विधायक चुनने के लिए और एक सांसद चुनने के लिए। 3 लाख से ज्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। अब देखिए, चुनाव आयोग को पूरा क्या करना है? चुनाव करवाना है पूरे देश में, ठीक है। अब उसके लिए चुनाव आयोग ने 3 लाख कर्मचारियों को तैयार करा। अभी चुनाव आयोग के पास कर्मचारी कहां से आते हैं? तो चुनाव आयोग के पास पूरा अधिकार है कि जब चुनाव करवाने हो, कोई भी केंद्र सरकार का कर्मचारी, कोई भी राज्य सरकार का कर्मचारी को वो ड्यूटी में लगा सकते हैं, और कोई भी कर्मचारी अर्जेंट काम के अलावा मना नहीं कर सकता। अर्जेंट क्या? अब वो भी तय चुनाव आयोग ही कर रहा है कि हाँ भाई साहब, घर में ही बिल्कुल अपने ही खास बच्चे की शादी हो, ठीक है, छोड़ देंगे। कोई बड़ी ही सीरियस बीमारी है व्यक्ति को जिसके हम ड्यूटी लगा रहे हैं, छोड़ देंगे। हर किसी को नहीं। तो 3 लाख कर्मचारियों को उस समय क्या है? तैयार करा गया, उनको ट्रेनिंग दी गई कि किस प्रकार से आप लोगों को चुनाव करवाने हैं। और आज भी क्या है? काफी लोगों को चुनाव में लगाया जाता है। जैसे मैं अभी हाल ही की बता रहा हूं कि जब चुनाव हुए तो मेरे फादर की भी ड्यूटी लगाई गई थी। तो मतलब वो सुबह अगले दिन, वोटिंग के अगले दिन 6:30-7 बजे सुबह घर आए। मतलब पेटी वेटी पूरी पैक करवा के वहां जमा करवाना और करवाना बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो है वो काम होता है। उससे पहले उनकी 2-3 ट्रेनिंगें हुई हैं, उनको पूरा सिखाया गया है कैसे वोटिंग करवानी है, कहीं पे कोई बात हो जाए तो उसको कैसे सुलटारा करना है, कैसे आपको पेटी जमा करानी है, क्या पूरा सिस्टम बताया जाता है। तो उस समय 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को तैयार करा गया है चुनाव कर्मियों के रूप में। मतदाताओं की एक बड़ी तादाद गरीब और अनपढ़ लोगों की थी, और ऐसे माहौल में चुनाव लोकतंत्र के लिए परीक्षा की कठिन घड़ी थी। अब मतदाताओं की एक बड़ी तादाद, बड़ी आबादी जो है वो गरीब और अनपढ़ लोग थे। तो ऐसे में जो चुनाव कराना है ना, ये लोकतंत्र की परीक्षा के लिए बड़ी घड़ी थी। देखो, हमारे लिए बड़ा चैलेंज क्यों था वो भी देखो। पहली बात तो ये कि दुनिया में अभी तक ज्यादातर देशों में महिलाओं के पास वोट का अधिकार ही नहीं था, पर हमने वोट का अधिकार दिया। दुनिया में अभी तक ज्यादातर धनी देशों में चुनाव हो रहे थे, पर हमारे गरीब देश में चुनाव था। तो ये दुनिया के लिए एक बड़ा अचंबा सा था। दुनिया हम पर हंस रही थी, पर हमने एक ही बार में उनकी हंसी चुप करा दी। अभी आगे आपको पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा समस्या थी। दूसरी समस्या क्या थी कि भारत में सामाजिक कुरीतियां बहुत थी। तो ये बड़ा चैलेंज था कि क्या जो अमीर वर्ग के लोग हैं, क्या वो गरीबों को वोट डालने देंगे या नहीं डालने देंगे, क्योंकि इनको तो चाहिए ना कि सब सारे का सारा पावर अपने पास में रहे। अपर कास्ट के लोग क्या बैकवर्ड कास्ट के लोगों को वोट डालने देंगे या नहीं डालने देंगे, पिछड़ी जाति के लोगों को वोट डालने देंगे। जो पुरुष प्रधान समाज है, क्या वो महिलाओं को वोट डालने की आजादी देगा? क्या जो शिक्षित, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अशिक्षितों को वोट डालने की आजादी देंगे? क्या इतना समानता के साथ सोच कर करके सबको मत का अधिकार मिलेगा? ये चुनौतियां थी, ये हमारी लोकतंत्र के लिए परीक्षा की घड़ी थी। पर भारत कभी भी ना किसी परीक्षा से डरा है और ना डरेंगे, और भारत ने इस परीक्षा को बड़े ही बेहतरीन तरीके से पास करा। इस वक्त तक लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में ही कायम था। देखिए, जब हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं 1951-52 में, तब तक दुनिया में सिर्फ जो धनी देश है, जो विकसित देश है ना, वही लोकतंत्र था।
हमारे चुनाव करवाने से पहले पूरी दुनिया में लोकतंत्र का पर्यायवाची क्या है कि सिर्फ धनी और विकसित देशों में ही लोकतंत्र कायम हो सकता है, बाकी कहीं भी नहीं हो सकता। पर भारत ने पूरी दुनिया को यह दिखाया कि भैया इच्छा शक्ति पे बात है, अगर मन में दृढ़ संकल्प हो तो कहीं पर भी चुनाव सफल हो सकते हैं, कहीं पर भी लोकतंत्र कायम हो सकता है। लोकतंत्र सभी समस्याओं का समाधान है। तो देखिए उस समय सिर्फ और सिर्फ धनी देशों में ही था और वहां पर भी महिलाओं को मताधिकार नहीं था। ये जो पश्चिमी देश समानता पे, स्वतंत्रता पे बड़े बड़े ज्ञान देते हैं, इन्होंने ही महिलाओं को वोटिंग अधिकार नहीं दिया था। अब देखिए उस समय भारत का एक जो बड़ा चेहरा है ना, वो जवाहरलाल नेहरू जी है। और उस समय जब भारत ने लोकतंत्र की बात रखी कि साहब हम लोकतांत्रिक तरीके से चलाएंगे देश को, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होंगे, लोकतांत्रिक तरीके से हमारे नेता चुने जाएंगे, जब ऐसी बात हुई तो पूरी दुनिया में से भारत के लिए मजाक उड़ाया गया। अरे तुम लोकतंत्र कैसी बातें करो, कैसे लोकतंत्र सफल होगा तुम्हारे यहाँ पे, चल ही नहीं सकता लोकतंत्र। तो अब क्या क्या मजाक उड़ाई गई थी, क्या क्या बातें करी गई थी भारत के लिए, वो सुनिएगा। एक हिंदुस्तानी संपादक ने, एडिटर ने कहा इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया। बोले ये तो इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है। जुआ क्यों है? बोले क्योंकि लोकतंत्र अगर चल गया, सफल हो गया तो दुनिया में मिसाल बन जाएगी, और नहीं हुआ तो ये हम तो पहले ही कह रहे थे कि साहब लोकतंत्र भारत जैसे देशों में सफल हो ही नहीं सकता जहां पे इतनी बड़ी आबादी अशिक्षित है और गरीबी की है। ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही ये देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा। अब एक पत्रिका वाले ने लिखा, ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका थी, उसने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ये देख लेंगे कि भारत में कभी लोकतंत्र या जो सार्वभौम वैश्विक मताधिकार का जो तरीका अपना रहा है भारत, ये असफल हो गया है। इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज नुमाइंदे का दावा था कि आने वाला वक्त और अब से कहीं ज्यादा जानकार दो बड़े विश्व में से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की बेहूदी नौटंकी देखेगा। तो एक इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेजी बंदे ने ये लिखा कि देखिए अब पूरी दुनिया ये देख लेगी कि जो नौटंकी हो रही है ना, कि अनपढ़ गरीब लोग वोट डालने जाएंगे, इस नौटंकी को पूरी दुनिया देखेगी। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें हमारे लोकतंत्र के लिए कही थी, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी उंगलियां हम पर उठाई गई थी। पर सोचिए कि हमारे उस समय के नेताओं ने, हमारे महापुरुषों ने इन बातों पे ध्यान नहीं दिया और सिर्फ सही रास्ते को चुना, इसलिए सलाम करते हैं। और यहां से एक जीवन की सीख भी निकल करके आती है बेटा। आपको बहुत से लोग कहेंगे अरे तू ये काम करेगा, हट तेरे से होगा ही नहीं। पर आपने ये सोच लिया कि मुझे ये करना है, अगर आप मन में ये ठान लो कि साहब 100 में से 100 लाने हैं, तो कोई नामुमकिन काम नहीं बेटा। जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता हो। और ये तो सिर्फ आपके अकेले की तो है कि मैं मेरी मेहनत करूं और मेरे आ जाएंगे। और जिस दिन आप सफल हो जाओगे ना बेटा, वही लोग ये बोलेंगे अरे हम तो कहते थे बच्चा बड़ा ही होशियार है, बड़ा ही ब्रिलियंट खोपड़ी है। पर वो आप पर उंगली भी वही उठाएंगे, आप पर सवाल भी वही उठाएंगे। अब जब भारत का लोकतंत्र सफल हो जाएगा तो ये लोग ये भी कहेंगे वाह वाह, भारत ने पूरी दुनिया में लोकतंत्र के लिए मिसाल पैदा कर दी। तो इसलिए आप कभी भी इस बात से मत डरो कि भैया लोग क्या कह रहे हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, जो लोग असफल हो जाते हैं, जो कुछ भी नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ सोच लेते हैं मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, और जिंदगी में बस फिर देखते नहीं यार इसमें इतनी, कुछ लोग होते हैं मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा, यूपीएससी, फिर देखा यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है ना, तो फिर बस छोड़ दिया। और फिर जब क्या होता है, कोई दूसरे लोग सफल हो जाते हैं ना, फिर उनके लिए कहते हैं यार इसके पास तो ये सुविधा थी, हमारे पास कहाँ थी, इसको तो ये संसाधन मिला था, हमारे पास कहाँ संसाधन। अरे रातों रात सफलता मिल गई। तो चार लाइनें कहता हूं बेटा कि जो लोग असफल होते हैं वो क्या कहते हैं, वो मेरी खुद की लिखी हुई 4 पंक्तियां हैं कि जो असफल हो जाते हैं वो क्या है कि असफल होने वाले लोगों, तुम समुद्र की गहराई नहीं समंदर का मंजर भी देखो। समुद्र की गहराई का अर्थ क्या होता है कि मतलब वो सिर्फ और सिर्फ समस्याएं देख रहे हैं, वो सफल होने के बाद क्या दृश्य होगा, क्या जीवन होगा, उसको कभी गौर नहीं करते। असफल होने वाले लोगों, तुम समंदर की गहराई नहीं समंदर का मंजर भी देखो। और फिर जो सफल हो जाते हैं, जैसे कि आप जैसे बच्चे हैं जो सफल हो जाएंगे, उन पर वो उंगली उठाते और क्या कहते हैं कि
मैं कहता हूं कि असफल होने वाले लोगों, तुम समंदर की गहराई नहीं उसका मंजर भी देखो, और तुम्हें लगता है कि अगर हम मिली है रातों रात सफलता, मतलब जो सफल हो जाते हैं वो कह रहे हैं कि अगर असफलों को कह रहे हैं कि तुम्हें अगर लगता है कि हमें मिली है रातों रात सफलता तो हमारी पीठ पे छुपे खंजर भी देखो, मतलब हमने किन किन समस्याओं का सामना करा है वो भी देखो। तो इसलिए समस्याओं का सामना आज करना है, फिर दुनिया मिसाल देगी कि साहब उस बच्चे जैसा, उस व्यक्ति जैसा करो, जैसा यहां पर भारत के लोकतंत्र में यही तो हुआ है। पहले सबने सवाल खड़े करे, सबने उंगलियां खड़ी करी, सबने बोला भारत में लोकतंत्र असफल हो जाएगा, पर बाद में देखिए, बाद में सब जय जयकार कर रहे हैं, भारत पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है। चुनाव को 2 बार स्थगित करना पड़ा, स्थगित का मतलब है पोस्टपोन करना पड़ा। आखिरकार 1951 के अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक चुनाव हुए और 1952 का चुनाव ही कहा जाता है। अब चुनाव 2 बार स्थगित कर दिए गए, 1951 के अक्टूबर से शुरू हुआ, 1952 के फरवरी तक चला। इसको जनरली 1952 के ही चुनाव कहे जाते हैं। पहली बात तो क्या हुआ, भारत के अधिकांश इलाकों में जो वोटिंग हुई थी वो 1952 में ही हुई थी, 1952 के जनवरी फरवरी में हुई थी। दूसरी बात यह था कि चुनाव के नतीजे वतीजे सब कुछ जो आए वो 1952 में, इसलिए 1952 का ही चुनाव इसको कहा गया है। चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना में कुल 6 महीने लगे। तो चुनाव अभियान की साहब आपको प्रचार प्रसार करना है और करना है, मतदान, वोटिंग में, काउंटिंग में, इन सब में टोटल जो है 6 महीने का टाइम लगा है औसतन। अब देखो मुकाबला भी कितना अच्छा हुआ, ऐसा नहीं है कि चुनाव लड़ने वालों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, वोट डालने वालों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, दोनों ने इंटरेस्ट दिखाया। औसतन हर सीट पे, मतलब जैसे 489 सीटें हैं, मतलब हमने हमारे देश को क्या करा, 489 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो हर इलाके से लगभग 4 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, हर जगह से 4, मतलब कंपटीशन बहुत अच्छा था। देखिए अब इंटरेस्टिंग बात ये देखिए कि प्रभुत्व कांग्रेस का है, दबदबा कांग्रेस का, फिर भी लगभग हर एरिया से 4 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के अलावा भी कुछ पार्टियां और भी हैं, और लोगों में इतना विश्वास है कि साहब हम निर्दलीय भी खड़े हो जाएंगे तो भी निकल जाएंगे, जीत जाएंगे, पर वो लोकतंत्र में लोगों को ऑप्शन दे रहे हैं कि हाँ साहब हमें भी वोट दीजिएगा, तो कॉम्पिटिशन बढ़ा हुआ। अब वोटर्स की बात कर लो, कुल मतदाताओं में आधे से अधिक मतदान के लिए अपना वोट डाला, तो कुल जितने मतदाता थे, जितने वोटर्स थे हमारे पास, 17 करोड़ वोटर हमारे पास थे। इन 17 करोड़ वोटर्स में से आधे से ज्यादा ने क्या करा है, वोट डाला है, मतदान करा है। मतलब मैं ये कह सकता हूं 50% प्लस लोगों ने क्या करा था, वोटिंग करी थी। और जब 50% प्लस लोगों ने वोटिंग करी थी, एक जिस देश के लिए कहा जा रहा था कि अनपढ़ और गरीबों की नोटंकी पूरी दुनिया देखेगी, उस देश में 50% से ज्यादा वोटिंग हुई ना, तो सबके जितने भी ये बोलने वाले थे आलोचक, उन सबके मुंह बंद हो गए, सबके ताले लग गए, और सबकी जीभ के स्वाद बदल करके उनकी भाषा बदल गई। अरे हम तो कहते थे कि भारत कर सकता है, इंडिया कैन डू एनीथिंग, यस वी कैन डू एनीथिंग, और हमने कर दिखाया, और हम पूरी दुनिया के लिए लोकतंत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित कर दिया कि साहब हम चाहे हम कुछ भी कर सकते हैं, और हम ये दिखा दिया कि चाहे देश अमीरों का हो, गरीबों का हो, शिक्षितों का हो, अशिक्षितों का हो, पर दृढ़ शक्ति हो, इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी हो सकता है, और वो कर दिखाया। चुनाव के परिणाम घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवारों ने भी इन परिणामों को निष्पक्ष बताया। अब देखिए चुनावों के परिणाम आए, अब जो हार गए वो भी कह रहे हैं कि हाँ कोई बात नहीं, हम हार चुके हैं, हम जनता का जो आदेश है उसको स्वीकार करते हैं, फिर आगे ट्राई करेंगे, और हमें चुनाव पर कोई सवाल नहीं उठा रहे कि कुछ गलत हुआ होगा, कोई गलत वोटिंग हुई होगी, कोई बात नहीं। मतलब ये लोकतंत्र की कितनी खूबसूरत बात है भारत के लोकतंत्र के कि हारने वाला भी बड़ी खुशी खुशी क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। अभी जब आपने देखा होगा कि अमेरिका में चुनाव हुए थे डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के, तो डोनाल्ड ट्रंप हार के बाद कितना बड़ा हंगामा अमेरिका में हुआ था, पर हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं, चाहे शुरुआत से लेकर के आज तक सभी ने स्वीकार करा कि हम हार गए, कोई बात नहीं, हम आगे के लिए तैयारी करेंगे। सार्वभौम मताधिकार के इस प्रयोग ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया, और ये जो हमने सार्वभौम वैश्विक मताधिकार अपनाया था कि साहब 21 साल से सभी लोगों को वोट का अधिकार होगा, उससे सबके लोगों का मुंह बंद कर दिया कि ये देखो साहब हमारे देश में कितनी भी सामाजिक कुरीतियां हो पर सबने वोट डाला है, देखो साहब हमारे देश में कितनी भी समस्याएं क्यों नहीं रही फिर भी लोग वोट डालने के लिए निकले हैं, और तुम लोग कहते हो कि सिर्फ विकसित और धनी देशों में हो सकता है, ऐसे बात नहीं है। अब देखिए अब तारीफ के बंडल आना शुरू हो गए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि इन चुनावों ने उन सभी आलोचकों के संदर्भ पर पानी फेर दिया है जो सार्वभौम मताधिकार की शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे। काफी लोगों का तो ये कहना था कि साहब भारतीय जो सार्वभौम वैश्विक मताधिकार अपना रही है इनके लिए जोखिम है।
खतरे में पड़ रहे हैं फालतू में, क्यों इतना खतरा मोल ले रहे हैं, देश बट जाएगा टूट जाएगा। पर हम नहीं, हमें पता था लोकतंत्र ही सबसे बेहतरीन है, लोकतंत्र ही सबसे अच्छा है। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि जो संदेह, जो डाउट था सबको कि भारत में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता, तो उन आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है, उनके डाउट पर पानी फेर दिया गया है। देश से बाहर के पर्यवेक्षक भी हैरान थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा, यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयास को बखूबी अंजाम दिया है। तो मैं वापस कहता हूं कि लोकतंत्र के इतिहास में भारत ने क्या है, एक मील के पत्थर का काम करा। क्योंकि जब हम 1952 में चुनाव करवा रहे हैं, उस समय तक सिर्फ विकसित और धनी देशों में ही चुनाव हो रहा था, और भारत उस समय 85% वोटर्स जो अशिक्षित है, जो गरीबी रेखा से काफी नीचे है, उन लोगों ने जब मतदान करा 50%, तो वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल का काम हुआ कि साहब अब कहीं पर भी लोकतंत्र सफल हो सकता है। ये बात साबित हो गई कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है। अब मतदान के बदलते तरीके देखिए। 1951-52 से पहला चुनाव होता है, हम जिसको 1952 के चुनाव कहते हैं, और हम लास्ट 2019 के चुनाव तक हमने सफर देखा है। 1952 से लेकर के 2019 तक के, इन 1952 से लेकर के 2019 तक मतदान के तरीके बदले हैं, मतलब वोटिंग के तरीके बदले हैं। आज जहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें हम लोग वोट डालते हैं। और अभी तो इतना अच्छा काम ये है जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग है, वो कर रहा है कि ईवीएम के साथ वो मशीन लगा रहा है जिसमें आप ये श्योर कर लोगे कि आपने जिसको वोट डाला है उसी के ही साथ आपका वोट जा रहा है, दूसरी पार्टी को या दूसरे कैंडिडेट को नहीं जा रहा। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात हम जो आज के चैप्टर में पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि हमारा जो पहला चुनाव हुआ था, उन चुनावों में किन समस्याओं का सामना हमारे चुनाव आयोग ने करा है और किस प्रकार से 85% अशिक्षित जनता के साथ उन्होंने चुनाव करा है। आइए देखते हैं। हर एक मतदान केंद्र पर प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक मतपेटी रखी जाएगी और मतपेटी पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित होगा। अब चुनाव कैसे कराए गए हैं कि साहब जैसे मान लीजिए 4 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। अब 4 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं तो 4 क्या होंगी, स्टील की पेटियां होंगी इस प्रकार से। 4 कैंडिडेट खड़े हुए तो 4 पेटी, जैसे नाम दे देते हैं, ए कैंडिडेट, बी कैंडिडेट, सी कैंडिडेट, डी कैंडिडेट। अब इन सब पर क्या होगा, हर उम्मीदवार का नाम लिखा जाएगा। अब नाम भी 2-3 भाषाओं में लिखा जाएगा, हिंदी में भी लिखा जाएगा, वहां की जो लोकल लैंग्वेज होगी उसमें भी लिखा जाएगा, ठीक है। कौन से क्षेत्र का है, कौन से चुनाव क्षेत्र का है उस वो भी लिखा जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब ये पेटी रख दी ए बी सी डी, 4 कैंडिडेट तो 4 पेटी, 5 कैंडिडेट तो 5 पेटी, 2 कैंडिडेट तो 2 पेटी। अब लोगों को वोट कैसे डालना है, अब लोगों को वोट इस प्रकार से डालना है, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं ए को वोट डालना चाहता हूं, तो मुझे क्या करा जाएगा, एक खाली जो पर्ची है ना, खाली पर्ची, उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, हो सकता है बस चुनाव आयोग का नाम लिखा हुआ हो और बाकी कुछ भी नहीं है, एक खाली पर्ची है। अब मुझे बोलेंगे कि साहब देखो आप जिसको भी वोट डालना चाहते हो, ए को, बी को, सी को, डी को, उन पर उनके चुनाव चिन्ह भी लिखे हुए हैं, उनका नाम भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। चुनाव चिन्ह से तो पहचान ही जाते हैं कि हाँ साहब ये जो वाला चुनाव चिन्ह था उनका था, ये उनका था, उनका था, इस पर। तो अब बोला कि साहब आपको जिसको भी वोट डालना है उसके में ये पर्ची डाल करके आ जाओ। अब जैसे मान लो मुझे डी को वोट डालना था तो मैं डी वाले में पर्ची गिर करके आ जाऊंगा। फिर मुझे वो किसी दूसरे को बोला भाई आप बोले सी में डाले, वो बी में, ए में, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से क्या है, वो पर्चियां डाल करके आ गए। फिर जब अब इतनी सारी पेटियां देखो यार, एक जगह पर 4 पेटी, फिर 3200 विधायकों के चुनाव, मतलब 3200 जगह विधायकों के चुनाव, 489 सांसदों के चुनाव, तो कितनी सारी पेटियां हो गई होंगी। फिर अब काउंटिंग कैसे करेगी कि हाँ साहब भाई एक ही जितनी भी है, अब सारी जगह से एक ही जो पेटियां है वो मंगवा लो, पर्ची कितनी आई, बी की कितनी आई, जिसकी सबसे ज्यादा पर्ची है वो सबसे ज्यादा विनर हो गया, वो जीत गया, ठीक है ना। प्रत्येक मतदाता को एक खाली मतपत्र, मतलब एक खाली जो पेपर है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये दिया गया था, जिसमें वो अपनी पसंद के उम्मीदवार की मतपेटी में डाल देगा। इस काम के लिए तकरीबन 20 लाख स्टील के बक्सों का इस्तेमाल हुआ, तो 20 लाख स्टील की पेटियों का इस्तेमाल करा गया है। हर एक मतपेटी के भीतर और बाहर संबंध उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित करना था। मतपेटी के बाहर किसी एक तरफ उम्मीदवार का नाम उर्दू, हिंदी और पंजाबी में लिखना था। तो अलग अलग भाषाओं में, पंजाबी तो पंजाब के इलाकों में है, गुजराती इलाकों में है, हर जगह उस हिसाब से। तो कितना डिफिकल्ट काम उस समय रहा होगा। इसके साथ चुनाव क्षेत्र, चुनाव केंद्र और मतदान केंद्र की संख्या भी यहीं दर्ज करनी थी। तो चुनाव का क्षेत्र कौन सा है, वहां पे केंद्र कौन सी जगह वोटिंग हो रही है, और मतदान केंद्र जो है वो सारी संख्या है वहां पे उस पर लिखनी होती थी। शुरुआती 2 चुनाव के बाद ये तरीका बदल दिया गया। तो इस प्रकार से जो चुनाव हुए वो 1952 और 57। ये भी पूछ लिया जा सकता है कि
हर उम्मीदवार के लिए एक मतदान पेटी, ये जो चुनाव तरीका है कब तक अपनाया गया, तो 1957 तक अपनाया गया। दो में 1952 और 1957 के में ये था। अब तीसरे में क्या करा गया, तीसरे में पेटी एक रखी गई है, ठीक है, पेटी एक ही रखी गई है। अब वापस क्या होगा, मुझे पर्ची दे दी जाएगी और उस पर क्या है, मोहर लगवा दी जाएगी। अब उस पर कैंडिडेटों का नाम होगा, मैं जिसको भी वोट डालना चाहूंगा वो मोहर लगा देंगे उस पर और वो मैं पर्ची उस पर डाल दूंगा। ये आगे इस्तेमाल हुआ है, काफी समय तक इस्तेमाल हुआ है। अब मतपत्र पर हर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित किया जाने लगा। मतदाता को इस मतपत्र पर अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगानी होती थी। यह तरीका अगले 40 सालों तक अमल रहा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये लिखा हुआ है, ये तीर वाला है, कमल, हाथ, हाथी, घर, ठीक है, साइकिल, अलमारी, कुल्हाड़ी, एरोप्लेन, इस प्रकार से, ठीक है, ये सारे रखे गए। अब जैसे मान लीजिए मुझे जैसे वोट देना है, यहाँ पे इस पे देना है, तो मैं यहाँ पर अपनी वो मोहर यूं लगा दूंगा और फिर मैं पर्ची फोल्ड करके पेटी में डाल दूंगा। सन 1990 के दशक के अंत में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो अब जिससे हम लोग वोट डालते हैं वो ईवीएम है, जिसमें ईवीएम में क्या होता है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही होगा, पर वहां पे आगे बटन होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे देना चाहता हूं, तो यहाँ पे बटन होगा, बटन दबा दूंगा, टू, मतलब ये वोट इसको चला गया है, क्या नाम है इनका, गोविंद जी, तो इनको वोट चला जाएगा ईवीएम। और फाइनली 2004 से तो पूरे भारत में लगभग ईवीएम का ही इस्तेमाल होने लगा है। 2004 तक पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल चालू हो गया था। तो पहले चुनाव में किस प्रकार कितनी समस्याओं का सामना हमारा चुनाव आयोग करता है, और फिर 2004 तक किस प्रकार से जो मतदान के बदलते तरीके हैं वो। पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व। अब देखिए, अब जो शुरुआती 3 चुनाव होते हैं उसमें किस प्रकार से कांग्रेस का प्रभुत्व रहता है वो अपन देखेंगे। इस चैप्टर में जो आप लोग जानोगे ना, वो शुरुआती 3 चुनावों का जानोगे, फिर आगे के जो चुनाव है उनके भी प्रभुत्व की अपन बात करेंगे। जैसे नहीं तो कल को आप ये कहोगे कि सर आपने तो ये कहा था कि 1947 से लेकर के 1989 तक कांग्रेस का दौर रहा है, पर 3 चुनावों का मतलब तो ये है कि पहले चुनाव 1952 में हो गए होंगे, दूसरे 1957 में हो गए होंगे, तीसरे 1962 में हो गए होंगे, मतलब 1967 तक ही कांग्रेस का दौर रहा। तो आप तो आगे तक का पढ़ा रहे हो, तो आप गलत पढ़ा रहे हो, नहीं ऐसी बात नहीं है। आगे के चुनावों का जो दौर है वो हम आगे के चैप्टर्स में जानेंगे, ठीक है। क्योंकि और दूसरी बात क्या है कि 64 के बाद अगर हम लोग देखें 62 तक के जो चुनाव है उसमें जो कांग्रेस की अगुवाई कर रहे हैं, जो लीडरशिप कर रहे हैं, वो जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे हैं। और 67 के जब चुनाव होंगे तो इंदिरा गांधी जी लीडरशिप करेंगी। तो कहीं ना कहीं जो नेहरू एरा था, नेहरू जी का जो दौर था वो कंप्लीट हो जाता है और फिर इंदिरा गांधी जी का जो दौर है वो चलता है। तो इसलिए वो हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। अब पहले जो शुरुआती 3 चुनाव है, इन शुरुआती 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व या कांग्रेस का दौर किस प्रकार से रहता है वो देखिए। पहली बात तो क्या है, कांग्रेस के पास कुछ आप कह सकते हैं बेनिफिट्स हैं, कुछ फायदे कांग्रेस को ऑलरेडी मिल रखे हैं। वो क्या क्या है? पहली बात तो क्या है, कांग्रेस के पास आजादी की विरासत है बच्चों, क्योंकि आसानी से सबके मन में एक ही बात बैठी हुई है कि गोरों को, अंग्रेजों को अगर किसी ने भगाया है, कांग्रेस ने भगाया है, तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान भी कर सकती है, तो कांग्रेस कर सकती है। इसी प्रकार की व्यवस्थाएं दक्षिण अफ्रीका में भी हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेल्सन मंडेला जी की जो पार्टी है वो है, और उन्होंने गोरे लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अश्वेत काले लोगों को अधिकार दिलाए, न्याय की बात उनके लिए करी। जब अधिकार और न्याय की बात करी तो बाद में जब वहां चुनाव हुए तो काफी लंबे समय तक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है वही रूल करती है, वही राज करती है। तो इसी प्रकार से भारत में भी यही हुआ कि कांग्रेस काफी लंबे समय तक राज कर रही थी। दूसरी बात है, एकमात्र संगठित संगठन था, मतलब पूरा सही तरीके से संगठन जो बना हुआ था वो कांग्रेस का ही था। क्योंकि जो दूसरी पार्टियां थी वो या तो अभी हाल फिलहाल में बनी ही थी, नई नई पार्टियां थी, तो उनके बारे में कोई जानता भी नहीं था। दूसरी बात, ज्यादातर सारे जो लीडर्स हैं वो कांग्रेस से निकल करके बने थे, तो लोगों को लगा था ये भी कल को कांग्रेस में ही जाकर के मिलेंगे, तो कांग्रेस ही है। संगठित संगठन का मतलब ये होता है कि पूरे देश में फैले हुए, क्योंकि कांग्रेस तो 1885 से बनी हुई है। जब 1885 से बनी हुई है तो उनके तो प्रांतों में भी क्या है मेंबर्स हैं, उनके पूरे देश के स्तर पे मेंबर है, खूब सारे मेंबर, तो आराम से सब कुछ काम पहले से चल रहा है और बाकी दूसरी पार्टियों को अपनी तैयारी करनी पड़ रही थी। तीसरी बात थी नेता। कांग्रेस में सारे वह नेता थे जो आजादी के समय स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में थे।
चाहे वह जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे बाकी और कोई भी नेता हो, सारे के सारे जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं वो सारे के सारे कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो ये कुछ कारण हैं जिन कारणों के कारण कांग्रेस का प्रभुत्व हम लोगों को शुरुआती 3 चुनावों में देखने को मिलता है। आइए और आगे जानते हैं और आगे चीजें डिस्कस करते हुए चलेंगे। स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी, यही एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। तो सबसे पहली बात तो स्वाधीनता संग्राम, जो आजादी के लिए जो आंदोलन हुआ, जो संग्राम हुआ, उसकी विरासत इनके पास थी कि भैया सबके मन में यही था ना कि हमें आजादी जो दिलाई है वो कांग्रेस ने दिलाई है। दूसरी बात, जिसका संगठन पूरे देश में था, पूरे देश में कांग्रेस फैली हुई है, हर राज्य में कांग्रेस के मेंबर्स हैं, हर आप किसी प्रांत में जाओगे, किसी जिले में जाओगे, किसी गांव में जाओगे, सब कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। तो कांग्रेस पूरा ऑलरेडी बिल्कुल एक आप कह सकते हैं सही तरीके से संगठन बना हुआ है। बाकी पार्टियां भी क्या है, अभी बन रही है, धीरे धीरे लोगों को जोड़ रही है, संगठन बना रही है। किसी का कुछ सिर्फ एक विशेष राज्य में ही दबदबा है, बाकी तक नहीं पहुंच पा रही, पर कांग्रेस का तो उस समय पूरे भारत में दबदबा था। तो एक सही तरीके से सुसंगठित जो दल था वो कांग्रेस ही था। फिर इस पार्टी में खुद जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे। तो मैंने बात कही ना, नेता जितने भी है सारे के सारे जो आजादी वाले नेता हैं वो इसमें है, और एक जो सबसे बड़ा नाम है वो जवाहरलाल नेहरू जी का है, जो करिश्मा ही नेता कहा जाता है, लोकप्रिय नेता भारत में कहे जाते हैं। पहले चुनाव में अब देखो कांग्रेस का जादू देखो कि जो पहले चुनाव है उसमें कांग्रेस का किस प्रकार से जादू चलता है। अब अपन को पता है कि 489 सांसदों के लिए चुनाव हुआ था और 3200 जो है विधायकों के लिए चुनाव हुआ। पहले चुनाव में 489 में से 364 जो सीटें हैं वो कांग्रेस जीत जाती है। 489 में से 364 जो सीटें हैं वो कांग्रेस ने जीती हैं। पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रहती है, 16 सीटें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, सवाल पूछ लिया जा सकता है कि भैया प्रथम आम चुनाव जो कि 1952 में हुए थे उनमें सीट जीतने के मामले में, सीट जीतने का मतलब है इतने कैंडिडेट जीत करके गए। 489 कैंडिडेट्स पूरी लोकसभा में आए होंगे, उसमें से 364 कैंडिडेट कांग्रेस के थे और फिर 16 कैंडिडेट किसके, कम्युनिस्ट पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई इसको कहा जाता है। मतलब सीट जीतने, कैंडिडेट जीतने के मामले में दूसरे नंबर पर अगर कोई था तो वो सीपीआई थी, 16 सीटें। क्योंकि आगे ध्यान रखिएगा हम वोट के हिसाब से देखेंगे, परसेंटेज, वोट परसेंटेज के हिसाब से दूसरी पार्टी होगी और सीट के हिसाब से कौन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। विधानसभा चुनाव में देख लो तो लोकसभा में तो बिल्कुल प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस आई है। अब विधानसभा चुनाव में देखिए कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल हुई। लगभग जो सभी राज्य हैं सारे के सारे राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार बन जाती है। त्रावणकोर, कोची, आज का जिसको केरल का हिस्सा माना जाता है, मद्रास, उड़ीसा को छोड़कर के सभी राज्यों में कांग्रेस के अधिकतर सीटों पर जीत दर्ज करी गई। आखिरकार इन तीनों राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकार बनी। तो इन तीनों में कांग्रेस को सीटें कम मिली, केरल में, मद्रास में, उड़ीसा में, पर फाइनली यहाँ पर भी सरकार कांग्रेस की बनी। तो मतलब हमारे देश में 2 सरकारें बनती है, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। तो सभी राज्य उस समय जितने थे उन सभी राज्यों में किसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। और केंद्र सरकार किसकी थी, कांग्रेस की सरकार थी। और जैसे सबको पता ही था कि भैया कांग्रेस के जीतते ही जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो जवाहरलाल नेहरू जी बने, तो आजाद भारत के लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं वो माननीय जवाहरलाल नेहरू जी बनते हैं। मतलब हर जगह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही जलवा था, कांग्रेस का ही राज था। लोकसभा में जीत करके गई हैं, सभी राज्यों में जब उनकी है तो आप सभी को पता है कि राज्यसभा में जो मेंबर जीत करके जाते हैं वो राज्यों की विधानसभाओं से ही जीत करके जाते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा, सारी जगह, राज्यों में हर जगह किसकी जय जयकार हो रही है, कांग्रेस की जय जयकार हो रही है। ये तो हो गया हमारा पहले चुनाव। अब दूसरा और तीसरा चुनाव। दूसरा चुनाव कब हुआ, 1957 में, और तीसरा कब हुआ, 1962 में। इन चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अपनी पुरानी स्थिति बरकरार रखी और उसे 3/4 सीटें मिली। तो यहां पर भी कांग्रेस पार्टी ने जो अपनी पुरानी स्थिति, जो प्रथम चुनाव हुए थे वैसी ही जीत बरकरार रखी और 3/4 सीटें इनको मिलती है, 3/4 सीटें। मतलब 75% जो सीटें हैं वो किसको मिल रही है, कांग्रेस को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी ने जितनी सीटें जीती थी उसका दशांश भी कोई विपक्षी पार्टी नहीं जीत सकी। अब आप सोचिए, जितनी कांग्रेस ने जीती है ना उसका दशांश, 10वां अंश भी नहीं जीत पा रही है। मतलब जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे कहता हूं कि मेरे पास 1000 रुपए हैं और मेरे पास जितने हैं उसका दशांश भी किसी के पास नहीं है। मतलब 1000 रुपए और इसका दशांश अगर मैं देखूं तो किसी के पास 100 रुपए भी नहीं है। तो जितनी कांग्रेस ने पार्टी ने सीटें जीती है उसका 10वां अंश भी किसी ने नहीं जीती। मतलब एक ही नाम था, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, कोई दूसरा सामने टक्कर में ही नहीं था।
1957 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में गठबंधन सरकार जरूर बनी थी। अब देखिए, अब लोकसभा में तो सीधा सीधा कांग्रेस जीत गई, पर विधानसभा में क्या हुआ था, 1957 में जब चुनाव हुए तो लोकसभा विधानसभा दोनों साथ में हुए। लोकसभा में कांग्रेस जीत चुकी है, पर 1957 में केरल में सीपीआई की सरकार बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार बनती है। और कैसी सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है। यहां पर ज्यादा जो सीटें जीतती है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जीतती है, और 5 निर्दलीयों का सपोर्ट लेकर के सीपीआई अपनी सरकार बना लेती है। मतलब पहला ऐसा राज्य था जहां पर गैर कांग्रेस की सरकार हमें देखने को मिलती है। दूसरे आम चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में 1952 में कांग्रेस को कुल वोटों में से मात्र 45% वोट हासिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस को 74% सीटें हासिल हुई। अब देखिए, ये थोड़ा सा मामला है ना, समझ में नहीं आता क्या मामला है। कांग्रेस को सीटें ज्यादा मिली है और वोट परसेंटेज जो है वो कम मिला है। वोट परसेंटेज का मतलब क्या, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए कि 100 लोगों ने वोट डाला, 100 लोगों ने वोट डाला, और कैंडिडेट जैसे मान लो 4 थे, ए, बी, सी और डी। ए को जो वोट डाला गया वो 35 लोगों के द्वारा डाला गया, बी को जो वोट डाला गया वो 20 लोगों ने डाला, इसको जो वोट डाला वो 30 लोगों ने डाला, और इसको जो वोट डाला वो 15 लोगों ने डाला। ठीक है, तो अगर मैं परसेंटेज देखूं तो यही परसेंटेज हो जाएगी। 35% वोट ए को मिले हैं, 20% बी को, 30% सी को, 15% डी को वोट मिले। अब इसी प्रकार से वोट, अब आप कहो तो देखो, अब यहां जीतेगा तो कौन, ए जीत गया, पर देखो वोट में ए के और सी के वोट में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, 5 ही वोटों का डिफरेंस रहा है। तो यहां पर ऐसा ही हुआ है, ये जीत करके निकल गया, क्योंकि हमारी जो प्रणाली है वो ये कहती है कि जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत करके निकल जाएगा। यहां पर यही हुआ है, कांग्रेस के हर जगह वोट परसेंटेज इतना नहीं रहा, पर हर जगह से थोड़े वोट ज्यादा मिले, कांग्रेस निकल गई, कांग्रेस का कैंडिडेट जीत करके निकल गया। पूरे देश में कांग्रेस को जितने वोट मिले वो कितने मिले, 45% वोट मिले। मतलब ये मान लीजिए पूरे देश में 100 लोगों ने वोट करा होगा तो 100 में से 45 लोगों ने कांग्रेस को वोट करा। अब आप सोच रहे हो कि 55 लोगों का वोट कहां गया, तो 55 लोग बट गए, 5 किसी ने, 10 किसी को, 5 किसी को, 20 किसी को, ऐसे 45 के 45 किसको मिले हैं, कांग्रेस को मिले। तो कांग्रेस जीत करके निकल गई, कांग्रेस के कैंडिडेट जीत करके निकल गए। पर जो सीटें मिली हैं वो कितनी मिली है, 74% सीटें मिली। मतलब 489 का 74% सीटें, 364 सीटें जीती हैं, ये भी अपन ने पढ़ा है 1952 में। तो आप देखिए इस बात को, हमारे यहां पर वोट और सीटों में कितना अंतर है। वोट 45% ही मिला है, पर सीटें 74% मिली है। अब आप सोच रहे हो ऐसा क्यों होता है बाबा, क्यों होता है, ठीक है ना। जस्ट फॉर फन मैं एक थोड़ा सा मजाक कर ही लेता हूं। ऐसा नहीं होता कभी कभी कुछ लोगों की जो तस्वीर है वो बिल्कुल पहले थोड़ी सी अलग आती है, फिर और आजकल जो मोबाइल में क्या कहते हैं, फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर के बाद थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो वहां पर ही ये सीन है। यहां पर वोटों में देखो तो बहुत कमजोर स्थिति है कांग्रेस की, और सीटों में देखो तो बहुत ही तगड़ी स्थिति है। मतलब वोट तो बिफोर फिल्टर वाली तस्वीर है, और सीट जो है आफ्टर फिल्टर वाली तस्वीर है। तो यहां पर ऐसा होता क्यों है वो देखो बाबा। अब होता क्यों है, उसका कारण क्या है वो बताएंगे। पर अब यहां पे एक और इंटरेस्टिंग बात यह है, जो सोशलिस्ट पार्टी है उसको 10% सीटें 10% वोट मिलते हैं, दूसरे नंबर पर है, पर ये 3% सीट भी नहीं जीत पाई। अब यहां पे ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे सीट के मामले में, सीट के मामले में और वोट के मामले में, सीट के मामले में पहले नंबर पे कौन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, और वोट के नाम पर भी कौन है, पहले पर आईएनसी। पर सीट के मामले पर देखोगे तो सीपीआई, और यहां पर कौन है, सोशलिस्ट पार्टी। ये मैं कब की बता रहा हूं, ये 1952 के चुनावों की बता रहा हूं। कब की है, 1952 के चुनावों की है। अब ऐसा हुआ क्यों, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत। यही हम लोगों ने तरीका अपनाया है, लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में हमने सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत होगी, यह तरीका हमने अपनाया है। और देखिए इन पे मैं ज्यादा जोर भी नहीं देता हूं, क्योंकि कक्षा 11 की संविधान वाली किताब में आप बड़े ही अच्छे से पढ़ करके आ चुके हैं। ऐसे में अगर कोई पार्टी बाकियों की अपेक्षा थोड़े ज्यादा वोट हासिल करती है तो दूसरी पार्टियों को प्राप्त वोटों के अनुपात की तुलना में उससे कई ज्यादा सीटें हासिल होती है। अगर कोई पार्टी बाकियों की अपेक्षा थोड़े ज्यादा वोट हासिल करती है, क्योंकि देखो यहां पर तो ये कि एक भी वोट ज्यादा मिला तो वो कैंडिडेट जीत जाएगा, ठीक है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि आप लोगों का एक एक वोट भी इंपॉर्टेंट होता है, एक एक वोट भी कीमती होता है। एक वोट, हर व्यक्ति को वोट डालने तो जाना ही चाहिए। एक वोट से आपका मन पसंदीदा कैंडिडेट जीत भी सकता है और आपका मन पसंदीदा कैंडिडेट हार भी सकता है, ठीक है। तो थोड़े ज्यादा वोट हासिल हुए, दूसरी पार्टियों की प्राप्त वोटों के अनुपात की तुलना में उससे कई ज्यादा सीटें भी हासिल हो जाती है, क्योंकि बाकियों के वोट बढ़ जाते हैं और एक पार्टी वाले जो है वो डालते जाते हैं, वो जीत करके निकल जाते हैं।
अब बात करते हैं केरल में कम्युनिस्टों की जीत। तो जैसे अपन लोगों ने देखा 1957 में 1957 के विधानसभा चुनाव में कौन जीतता है? कम्युनिस्ट जीत जाते हैं। कहां पर? केरल में। केरल में 1957 के विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्टों की जीत होती है। 1957 के मार्च महीने में कम्युनिस्ट पार्टी को कुल 126 में से 60 सीटें हासिल हुई और 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों का भी समर्थन इस पार्टी को प्राप्त हुआ। अब सरकार बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? जितनी भी सीटें हैं उसका 50% से एक ज्यादा, इसका अगर आप 50% लगाओगे तो 63 हो जाएगा, एक जोड़ो तो 64, मतलब 64 लोग एक पार्टी के 50% से ज्यादा लोग जीत करके आने चाहिए, वह पार्टी सरकार बना सकती है। तो यहां पर सबसे ज्यादा सीटें किसने जीती? कम्युनिस्ट पार्टी ने जीती 60 सीटें, मतलब 126 जगह चुनाव हुआ केरल में विधानसभा। केरल को 126 भागों में बांटा गया, उनमें से 60 जगहों से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कैंडिडेट जीत करके आए और इसने 5 जो निर्दलीय जीत करके आए थे, जो किसी भी पार्टी के नहीं थे, उनको अपने साथ मिला लिया। टोटल कितने हो गए? 60 + 5 65, तो चाहिए कितने? 64, तो 65 मिल गए, तो अब ये सरकार बना सकती है। तो पहली बार कम्युनिस्टों की सरकार पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक तरीके से बनती है और पहली बार भारत में गैर कांग्रेस की जो सरकार 1957 में देखने को मिली। दुनिया में यह पहला अवसर था जब एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए बनी है। 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। यह फैसला बड़ा विवादास्पद साबित हुआ। अब देखिए, आप सभी को पता है हमारे भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान है, इमरजेंसी का प्रावधान है। इमरजेंसी का अर्थ या आपातकाल का अर्थ यह होता है कि जब सारी की सारी पावर राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है और राष्ट्रपति के आधार पर जो सारा काम संभालती है वो केंद्र सरकार संभालती है। तो इसी के तहत हमारा जो अनुच्छेद 356 है उसमें राज्य में आपातकाल लगाने की बात कर रखी है कि राज्य में राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है और उसको राष्ट्रपति शासन भी कहा जाएगा। बोले ये आपातकाल या इमरजेंसी लगा कब सकते हैं? बोले जब भी संविधान का उल्लंघन होगा तब। बोले संविधान का उल्लंघन का अर्थ? बोले ये नहीं पता है, हमारे संविधान में ये नहीं लिखा कि संविधान का उल्लंघन क्या है, पर बस संविधान का उल्लंघन मतलब आप वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो यहां पर क्या हुआ? राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, जो कम्युनिस्ट की जो सरकार बनी हुई थी उसको हटा दिया गया और राष्ट्रपति का शासन लग गया और वहां पे राष्ट्रपति के आधार पर अब क्या है? केंद्र सरकार जो कि कांग्रेस की है वो शासन चला रही है। मतलब क्या है? आप कह सकते हो कि यहां पर ये विवादास्पद था, डिस्प्यूट वाला था। क्यों? क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति जो काम करता है वो सारे केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल होता है उसके अनुसार करता है, ठीक है, उसको सारा काम उनसे राय मशवरे पे करना पड़ता है। तो मतलब कहीं ना कहीं कहा जाता है कि केंद्र सरकार मतलब कांग्रेस की सरकार ने ही वहां कम्युनिस्ट सरकार की जो पार्टी की सरकार बनी थी उसको गिराया था, क्योंकि वो चाहते थे कि वह पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ हमारा ही शासन हो। तो ये थोड़ा सा विवादास्पद माना जाता है। संविधान प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग के पहले उदाहरण के रूप में इस फैसले का बार बार उपयोग किया गया है कि भैया जो संविधान ने आपातकालीन की शक्तियां दी है, इमरजेंसी लगाने की जो ताकत दी है, उसका दुरुपयोग करा गया, मतलब गलत प्रयोग करा गया और इसका बार बार उदाहरण देकर करके बताया जाता है कि साहब ये जो फैसला था ये गलत था, इसका दुरुपयोग करा गया। अब बात करते हैं कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, ठीक है, कि जो कांग्रेस का जो प्रभुत्व है उसकी प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है। प्रकृति या उसके नेचर होने का अर्थ यह है कि मतलब किस प्रकार से ये जो कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है, ये जो डोमिनेंस रहा है वो किस प्रकार का रहा है। देखिए, मैंने शुरुआत में ही आते हुए कहा था कि एक होता है एक दलीय शासन व्यवस्था और एक होता है एक दल की प्रभुत्व। अब काफी देशों में एक दल का प्रभुत्व देखने को मिला है, एक दल के शासन की व्यवस्था देखने को मिली है। उनमें और हम में कहां अंतर रहा है, कहां डिफरेंस रहा है, वो अपन देखेंगे। भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा हो। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत ही एक ऐसा मात्र देश हो जहां पे एक पार्टी का प्रभुत्व रहा हो, और भी देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व रहा है, पर हमारा और उनका अलग था। अब दूसरों का कैसा और हमारा कैसा वो देखो। चीन, क्यूबा, सीरिया, ये देशों के नाम है। यहाँ के संविधान ने सिर्फ एक ही पार्टी को देश के शासन की अनुमति दी है। तो यहाँ का संविधान खुद ही कहता है कि साहब वन पार्टी ही होगी। मतलब ये क्या है, ये लोग तो एक दलीय व्यवस्था है, ये तो मतलब किसी दूसरे दल को अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, ये तो किसी दूसरे दल को अलाउ ही नहीं कर रहे हैं कि साहब आप चुनाव भी लड़ोगे। बिल्कुल नहीं, सिर्फ हमारी ही पार्टी चुनाव लड़ेगी। म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों के चलते कायम हुआ। तो कानूनी रूप से और सेना का प्रयोग कर करके एक पार्टी का प्रभुत्व बनाए रखा गया है। मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, ताइवान में भी एक पार्टी के प्रभुत्व वाले ही देश है। अब ये तो यहाँ का देख लिया। अब हमारा कैसे अलग था, कांग्रेस का जो प्रभुत्व था वो कैसे अलग था वो देखिए। भारत में यहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ।
यहां पर सब में लोकतंत्र को साइड में कर दिया गया, मतलब लोकतंत्र को बिल्कुल हटाकर करके फिर एक पार्टी का प्रभुत्व बनाया गया है। पर हमारे देश में लोकतंत्र की स्थितियां रखी गई है। मतलब लोकतंत्र का मतलब क्या है? चुनाव का मतलब है चयन, चूज करने का अवसर। और चूजने का अवसर आपको कब मिलेगा? जब आपके पास ऑप्शन हो। आज मैं आपको बोलूं नहीं बेटा आपको तो यही खरीदना है, तो फिर काहे का लोकतंत्र? पर ये बोलूं बेटा इन दोनों में से जो भी चुनना चाहो वो चुन लो, ये लोकतंत्र है। तो यहाँ पे लोकतंत्र का भी जब चुनने का अवसर हो तो हमने तो चुनने का अवसर पूरा दिया है। निर्दलीय भी खड़े हो रहे हैं, दूसरी पार्टी के लोग भी खड़े हो रहे हैं। आज की तारीख में भारत में 750 से ज्यादा पार्टियां रजिस्टर्ड है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों का दबदबा है, तो लोकतंत्र की स्थितियों में ही चल रहा है। अनेक पार्टियों ने मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे से होड़ की और तब भी कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीतती गई। तो सभी पार्टियों ने मुक्त और निष्पक्ष चुनाव, मतलब किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, बिल्कुल फेयर तरीके से सही तरीके से चुनाव लड़े जा रहे हैं। हर पार्टी लड़ रही है और फिर भी कांग्रेस बार बार में जीतती जा रही है, चुनाव जीतती जा रही है। और क्यों जीत रही है इसके कारण मैं आपको बता चुका हूं। एक संगठित संगठन था, विरासत थी, बड़े बड़े नेता थे। कांग्रेस पार्टी की असाधारण सफलता की जड़ें स्वाधीनता संग्राम की विरासत से। तो वापस वही बात आ गई, ये जो कांग्रेस को बार बार जो सफलता मिल रही है उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण है कि आजादी से इनकी जड़ें जुड़ी हुई है, आजादी की विरासत कांग्रेस को मिली हुई है। कांग्रेस पहले से ही एक सुसंगठित पार्टी थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस हाल फिलहाल तक आजादी के आंदोलन की अगुवा रही थी और उसकी प्रकृति सबको समेटकर मेलजोल के साथ चलने की थी। तो कांग्रेस क्या है? कांग्रेस की प्रकृति, नेचर ही ऐसा था कि सबको साथ लेकर के चले। अभी हम ये आगे भी पढ़ेंगे कि 1885 में जब कांग्रेस बनती है तो ये अमीरों की पार्टी, ऊंची जाति के लोगों की पार्टी, बड़े बड़े उद्योगपतियों की पार्टी होती है, शिक्षित पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, पुरुषों की पार्टी है। पर धीरे धीरे ये क्या करती है? सबको जोड़ते हुए चलती है, हर विचारधारा के लोगों को जोड़ लेती है, हर वर्ग के लोगों को जोड़ लेती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सबको अपने आप में समेट करके चलने वाली है, सबको अपने आप में मिलाकर लेकर चलने वाली है। और फिर मन में वही भाव आता है कि अगर गोरों को कांग्रेस ने भगाया है तो सारी समस्याओं का समाधान भी कांग्रेस करेगी। और यही कारण था कि बार बार में विक्ट्री कांग्रेस को मिलती जा रही थी। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन। ये बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से समझिएगा। हम इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं बोर्ड को। सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन। गठबंधन का मतलब तो आप समझते हैं ना, दो तीन कुछ मिल जाए वो गठबंधन है, ठीक है ना। जैसे आज आप मान लीजिए कि भैया आप और मैं मिलकर के कुछ काम करें, एक तो मैं अकेला करूं, एक अपन 3-4 जने मिलकर के, तो अपन गठबंधन में मिलकर के कोई काम करें। अब पहले ये देखो, सामाजिक गठबंधन। सामाजिक गठबंधन, समाज, सामाजिक का मतलब है समाज, सोसाइटी। और समाज किससे बना है? हम लोगों से बना है। और हम लोग जो है, हमारे समाज में जाति के आधार पे लोग हैं, धर्म के आधार पे लोग हैं, पुरुष महिला हैं, अमीर गरीब है। तो यहां पर क्या कराया गया है? पूरे समाज के हर वर्ग को जोड़ लिया गया। एक समाज नहीं है, अकेला नहीं है, अलग अलग समाजों को जोड़ लिया। तो ये हर समाज का गठबंधन है। इसमें आपको कांग्रेस में सभी जाति के लोग देखने को मिलेंगे, कांग्रेस में आपको सभी धर्म के लोग देखने को मिलेंगे, कांग्रेस में आपको पुरुष भी देखने को मिलेंगे, कांग्रेस में आपको महिलाएं भी देखने को मिलेंगी, कांग्रेस में आपको अमीर भी देखने को मिलेगा, कांग्रेस में आपको गरीब भी देखने को मिलेगा। कांग्रेस में समाज का हर वर्ग आपको देखने को मिलेगा, समाज का हर वर्ग देखने को मिलेगा। तो सारे वर्गों के, सारे समाजों को जोड़ करके गठबंधन है, उसका नाम कांग्रेस है। तो कांग्रेस अकेली किसी जाति, किसी व्यक्ति, किसी वर्ग की पार्टी नहीं है, बोलो वो सबकी पार्टी है। तो कांग्रेस एक क्या है? सामाजिक गठबंधन है, मतलब सभी समाजों को एक साथ जोड़ लेने वाला एक ग्रुप जो है उसका नाम कांग्रेस है। तो ये तो क्या हो गया? सामाजिक गठबंधन। दूसरा, विचारधारात्मक गठबंधन। विचारधारात्मक गठबंधन का मतलब क्या है? जो विचारधारा है, जो हमारी आइडियोलॉजी है। अब आइडियोलॉजी, विचारधारा अलग अलग होती है। कांग्रेस में ऐसे लोग भी हैं जो समाजवाद को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस में ऐसे लोग भी हैं जो पूंजीवाद को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस में ऐसे भी लोग हैं जो पुरानी जो रूढ़िवादी विचारधारा है उसको भी सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस में ऐसे भी लोग हैं जो उदारवाद को, नई विचारधारा को समर्थन करते हैं, कांग्रेस में जो कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट भी है, और कांग्रेस में कम्युनिस्ट के खिलाफ भी है। मतलब हर विचारधारा वाला जो वर्ग है, हर विचारधारा वाले जो लोग हैं वो कांग्रेस में जुड़े हुए।
तो कांग्रेस किसी एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता, कांग्रेस किसी एक विचारधारा को सपोर्ट, आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसमें हर विचारधारा का जो व्यक्ति है आपको देखने को मिलेगा। इसलिए उस समय कहा गया है कि कांग्रेस एक सामाजिक गठबंधन भी है और कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन भी है। इसलिए कांग्रेस क्या है, सबको अपने आप में समेट लेगा, ये गठबंधन है, और जो सबको अपने आप में समेट ले वो गठबंधन है, उसी का नाम कांग्रेस है। और धीरे धीरे ये जो गठबंधन सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन है, नेहरू जी के दौर के बाद धीरे धीरे थोड़ा सा कम होता जाएगा, पार्टियां अलग अलग होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, और है इंदिरा गांधी जी के समय कांग्रेस ही दो भागों में बढ़ जाएंगी, ओ और आर। कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था। उस वक्त ये नव शिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का एक हित समूह भरती, लेकिन 20वीं सदी में इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया। तो कांग्रेस का जन्म 28 दिसंबर 1885 को हुआ, ठीक है। और उस समय ये जो नव शिक्षित पढ़े लिखे लोगों की, कामकाज करने वाले व्यापारिक, इनका सिर्फ एक समूह था, ठीक है। पर 20वीं सदी में जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता है तो इस सबको जोड़ना शुरू कर देते हैं। शुरू में कांग्रेस अंग्रेजीदा, अगड़ी जाति, उचले मध्य वर्ग और शहरी अभिजन का बोलबाला था। तो शुरू में कांग्रेस में कौन थे? अपर कास्ट के लोग हैं, अमीर तबके के लोग हैं, व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति, इंग्लिश स्पीकिंग जो लोग हैं वो हैं। पर जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन होते हैं, तो उसमें धीरे धीरे कांग्रेस क्या सबको जोड़ना शुरू करती है। लेकिन कांग्रेस ने जब भी सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन चलाया, उसका सामाजिक आधार बढ़ा, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, कोई से भी आंदोलन चलाए हो कांग्रेस ने, तो उसमें उसका सामाजिक आधार बढ़ा है, मतलब हर वर्ग के लोग धीरे धीरे उसमें जुड़े ही हैं। कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के कई समूह को एक साथ जोड़ा। परस्पर विरोधी हितों का मतलब क्या है? जो अलग अलग विरोधी हित है, मतलब जैसे मान लो मैं अलग सोचता हूं, वो अलग सोचता है, हम दोनों अलग अलग सोच करके भी क्या है कांग्रेस में मिले हुए। मतलब कोई किसी इस विचारधारा का सपोर्टर हो, वो दूसरा इसी विचारधारा के खिलाफ है, फिर भी दोनों विचारधारा के लोग इसमें जुड़े हुए। कोई एक वर्ग, ये वर्ग है, उस वर्ग के खिलाफ है, फिर भी हम दोनों वर्ग कांग्रेस में जुड़े हुए। तो परस्पर जो विरोधी ग्रुप है उनको भी कांग्रेस ने अपने आप में जोड़ करके रखा हुआ है। आजादी के समय तक कांग्रेस एक सतरंगी सामाजिक गठबंधन की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी और वर्ग, जाति, धर्म, भाषा तथा अन्य हितों के आधार पर इस सामाजिक गठबंधन से भारत की विविधता की नुमाइंदगी हो रही थी। तो आजादी के समय तक, जब भारत आजाद हुआ, तब तक कांग्रेस एक रेनबो जो होता है ना, सतरंगी, ठीक है, उसमें हर रंग जो होता है रेनबो में, उसी प्रकार से था कि कांग्रेस में हर वर्ग, हर विचारधारा का व्यक्ति था। तो समाज का एक जो सतरंगी होता है ना, कि समाज में जो जो वर्ग हैं, जो जो व्यक्ति हैं, वो सारे कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो कांग्रेस एक प्रकार से पूरे भारत की विविधता की नुमाइंदगी कर रहा था। मतलब भारत विविधताओं वाला देश है भाई, हर अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, और वो सारे के सारे कांग्रेस में भी है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरे भारत की विविधताओं का एक प्रतीक सा बन गया था, एक सिंबल सा बन गया था। इनमें से अनेक समूहों ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एक में एक कर लिया था, ठीक है। मतलब जैसी कांग्रेस की पहचान, अपनी पहचान, हम कांग्रेस के लिए ही हैं। कई बार यह भी हुआ कि किसी समूह ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एक साथ नहीं किया और अपने अपने विश्वासों को मानते हुए बतौर एक व्यक्ति और समूह के कांग्रेस के भीतर ही बने रहे। अब कभी कभार क्या हुआ कि हाँ, किसी बात, कांग्रेस की बात से कोई व्यक्ति या कोई विचारधारा वाले लोग खुश ना हो, पर वो कांग्रेस से अलग नहीं हुए, कांग्रेस में ही मिले रहे, कांग्रेस में ही अपना एक ग्रुप बना लिया। वो समय समय पे कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको इस चीजों पे अगवा करवा रहे हैं कि साहब हमारी भी ये बात मानी जाए, पर वो कांग्रेस से अलग हुए नहीं है। इस अर्थ में कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन भी थी। तो कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन है। हाँ, यह बात सत्य है कि 1947 के बाद धीरे धीरे क्या होगा, कुछ पार्टियां कांग्रेस में से बटेंगी, अलग होंगी, ठीक है। और जो भी पार्टियां बन रही थी वो सारी की सारी कांग्रेस में से ही निकली है, क्योंकि पहला जो मंच, जो पहला प्लेटफॉर्म जो बनाया ना, वो कांग्रेस ही बनाया बेटा। इसलिए जो भी व्यक्ति अलग होकर के पार्टी बना रहा है, वो सारे के सारे कांग्रेस में से ही कोई ना कोई थे। धीरे धीरे बढ़ते हैं, पर फिर भी क्या है कि मुख्य बात यह थी कि ज्यादातर विचारधारा, ज्यादातर जो वर्ग के लोग हैं, उनको कांग्रेस ने जोड़ करके रखा था। पूरे भारत की जो विविधता है, उसका जो प्रतीक है, जो सिंबल है, वो कांग्रेस बन चुकी थी। कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी और शांतिवादी, कंजर्वेटिव और रेडिकल, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और हर धारा के मध्यम वर्गियों को समाहित किया। तो कांग्रेस में क्रांतिकारी, जिनको सब हर चीज का हल जो क्या लगता है क्रांति से ही आएगा, सब क्रांति होगी। और दूसरे जो शांतिवादी, शांत तरीके से काम करना चाहते थे, दोनों लोग थे। कंजर्वेटिव जो पुरानी विचारधारा रखते हैं, रेडिकल जो थोड़ा सा नए कि नहीं साहब सुधार होना चाहिए, समाज में बदलाव होना चाहिए। गर्मपंथी, नरमपंथी, मतलब गर्मपंथी वही बात आ जाती है कि नहीं साहब हम कुछ भी कर देंगे, थोड़ा सा आप कह सकते हैं ना
कि जैसे क्रांतिकारी वाली बात है, नरमपंथी है शांतिपूर्ण तरीके से काम हो, दक्षिणपंथी राइट विंग के लोग हैं जो क्या चाहते हैं कि मार्केट बिल्कुल फ्री होना चाहिए, ठीक है, मार्केट में जो है ये जो आयात शुल्क लगते हैं ये कम हो, प्राइवेट को ज़्यादा छूट दी जाए, सरकार कम हस्तक्षेप करे। वामपंथी वो लोग हैं जो सरकार को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि सरकार का कंट्रोल ज़्यादा हो, प्राइवेट को सब कुछ ना सौंपा जाए, और जो गरीब पिछड़े तबके हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम सरकार करे। तो हर विचारधारा का व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। कांग्रेस एक मंच की तरह थी जिस पर अनेक समूह, हित और राजनीतिक दल तक आ जुटते थे और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। तो कांग्रेस एक मंच, एक प्लेटफॉर्म की तरह थी बच्चों, जहां पर अनेक समूह जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, वो अलग अलग हित जो अपने अलग अलग फायदे हैं उनकी, और अलग अलग राजनीतिक दल है वो सब आ जुटते थे और राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने भाग लेते थे। तो कांग्रेस पूरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर देश के कोने कोने से हर वर्ग, हर विचारधारा का व्यक्ति कांग्रेस में जुड़ा हुआ था। अब बात करते हैं गुटों में तालमेल और सहनशीलता। अब देखिए, अब आपने ये चीज देखी कि कांग्रेस में लोगों में कांग्रेस से अलग होने की जगह वो कांग्रेस के अंदर ही अपना गुट बना रहे हैं कि साहब, जैसे अभी अपने पढ़ा ना कि भाई वो कांग्रेस में एक नहीं कर पाए, पर वो कांग्रेस से बाहर भी नहीं हुए। तो कांग्रेस से बाहर जाकर के उन्होंने पार्टी नहीं बने, कांग्रेस के अंदर ही क्या कर लिया, गुट बना लिया। कांग्रेस के अलग अंदर ही उन्होंने क्या कर लिया, अपने ग्रुप बना लिया कि साहब अपन जो इस विचारधारा के लोग हैं अपन एक है, और अपन सारे मिलकर के कांग्रेस की जो बड़े नेता हैं उन पर इस बात का दबाव बनाएंगे कि साहब हमारी जो ये बात है ये बात मानी जाए, हमारी इस बात पे जोर दिया जाए। तो ये जो गुट थे, जो अलग अलग ग्रुप बन चुके थे कांग्रेस में, उनमें तालमेल के साथ, मतलब कैसे वो सब मिलकर साथ काम करते थे। और सहनशीलता, सहनशीलता का मतलब क्या, आप में किसी बात को सहन करने की कितनी ताकत है। मतलब एक ही पार्टी में बैठ करके, मैं उसी पार्टी में बैठ करके दूसरी विचारधारा के खिलाफ बोल रहा हूं, दूसरा वाला सहनशील है, वो सुन रहा है, और वो मेरी विचारधारा, मेरे व्यक्ति, मेरे समूह के खिलाफ बोल रहा है, पर फिर भी मैं सुन रहा हूं। तो ये सहनशीलता है। तो कांग्रेस के इन गुटों में कैसे तालमेल था और कैसी सहनशीलता थी वो देखते हैं। पहली बात तो ये कि जो भी आए गठबंधन उसे अपने में शामिल कर लेता था। सबसे पहली बात तो ये थी कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी विचारधारा, कोई भी वर्ग हो, तो गठबंधन उसे अपने आप में शामिल कर लेता था। कौन सा गठबंधन? मतलब कांग्रेस, सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन जिसका नाम कांग्रेस है, वो अपने में शामिल कर लेता था। इस कारण गठबंधन को अतिवादी रुख अपनाने से बचना होता था और हर मसले पर संतुलन को साध कर चलना पड़ता था। अतिवादी रुख का मतलब क्या होता है कि आप एक्सट्रीमिस्ट हो जाओ, नहीं साहब हम तो कट्टर कम्युनिस्ट हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप ये नहीं कह सकते हम तो कट्टर वामपंथी है, नहीं, दक्षिणपंथी वाले भी आपके साथ है, उनका भी आपको ध्यान रखना। आप कट्टर नहीं हो सकते। आप कहो नहीं साहब हम तो कट्टर होकर के सिर्फ इसी वर्गों को समर्थन करते हैं, नहीं, दूसरे वर्ग के भी आपके साथ है। आप ये नहीं कह सकते नहीं साहब हम तो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट है, सुनना ही नहीं चाहता, हम तो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करेंगे, नहीं, किसान गरीब भी है। तो ये अतिवादी रुख अपनाने से थोड़ा सा बचाता था, क्योंकि कांग्रेस को पता था भाई मेरे ही गुट में बहुत सारे हैं, तो एक के बिल्कुल सब कुछ एक के लिए करना ठीक नहीं है। इसलिए सभी के बीच में संतुलन साध करके चलना पड़ता था। सुलह समझौते के रास्ते पर चलना और सर्व समावेशी होना गठबंधन की विशेषता होती थी। इस रणनीति की वजह से विपक्ष कठिनाई में पड़ा। देखिए, अब सुलह समझौते के रास्ते पर चलना कि सुलह समझौता कर लेना, कोई दो गुटों के बीच में, दो विचारधारा, दो वर्गों के बीच में कोई बात है, बैठ करके बातचीत कर ली, सुलह समझौता कर लिया। सर्व समावेशी का मतलब क्या, खुद में मिला लेना, इंक्लूसिव, सबको मिलाने का जो प्रयास है वो करा गया, ये विशेषता रही। और इसी के कारण कभी कभार क्या हो जाता था, विपक्ष जो है ना वो परेशानी में हो जाता था। विपक्ष कभी आरोप लगाता था कांग्रेस इस वर्ग के खिलाफ है, इस विचारधारा के लोगों के लिए काम नहीं करती कांग्रेस। तो भाई साहब कांग्रेस में से ही उसी विचारधारा के लोग खड़े होकर कहते हैं, ओ भाई कैसे नहीं करती है? कब नहीं करा भाई? करती है कांग्रेस, देखो हम कांग्रेस उसी विचारधारा के लोग हैं, कांग्रेस हमें सपोर्ट कर रही है। तो विपक्ष परेशानी में पड़ जाता था, यार आरोप लगाए तो लगाए क्या, क्योंकि हर विचारधारा, हर वर्ग का व्यक्ति वहां पर है, और किसी की चीज पे आरोप लगाते तो कोई भी खड़ा होकर के जवाब दे देता है, तो थोड़ा सा विपक्ष समस्या में आ जाता था। दूसरा, अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधन ही हो तो अंदरूनी मतभेदों को लेकर उसमें सहनशीलता भी ज्यादा होती थी। और अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधन ही हो, मतलब वो गठबंधन में हो, तो जो अंदरूनी मतभेद है उन चीजों को लेकर के उनमें क्या आ जाता है, सहनशीलता भी ज्यादा आ जाती है कि हाँ साहब हम गुट। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आज जो परिवार होता है ना, फैमिली जो होती है, फैमिली में आज 5 लोग 10 लोग जितने भी हो, सबके विचार एक जैसे नहीं होते। ठीक है, किसी कोई ज्यादा गुस्से वाला होता है, कोई शांत होता है, कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है।
पर परिवार में क्या होता है, परिवार में जरूरत किस चीज की है कि हम मिलजुल कर करके रहे। जरूरत इस बात की है कि सहनशीलता है हम लोगों में कि हाँ साहब कोई बात नहीं, भैया ने बोल दिया, मैं थोड़ी देर सुन लेता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, मेरा छोटा भाई उसने आज बोल दिया, मैं सुन लेता हूँ। और आज के समय में परिवारों की क्या स्थिति हो चुकी है, हम लड़ने को तैयार हैं। चाहे भाई भाई की बात कर लो, चाहे हस्बैंड वाइफ की बात कर लो, हम उतारू है लड़ने के लिए। वो मुझे कुछ बोले तो सही, मन में यूं भरा पड़ा है, मैं उस पर, वो मुझे एक बात बोले मैं उसको दो बोल दूं, चाहे हस्बैंड वाइफ हो और चाहे भाई भाई हो, कोई भी हो। तो अब हमारी जो सहनशीलता ना, सहन, किसी बात को सहन करने की जो ताकत है वो क्या हो गई, कम हो गई। हम सुनना ही नहीं चाहते, हम तो बस ये है कि हाँ तू बोल तो सही, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई, तू बोल तो सही भाई, तू बोले तो मैं देख इतनी इतनी बातें बोल दूं। बस देर इस बात की कि शुरुआत कौन करे। तो पर पहले क्या था, जब ज्यादा लोग, अब देखो आज के समय में और पहले के समय में परिवारों में 35-35, 40-40 लोग एक साथ रहा करते थे, पर कभी भी यूं लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ करता था। होता था तो घर के अंदर ही बात रह जाती। आजकल 5-7 लोग एक साथ नहीं रह पाते। उसने ऐसा कर दिया, तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा, देखो ये ऐसा करता, भैया ये ऐसा करता थे, क्या बेवकूफी। तो जैसे पहले के समय में परिवार के अंदर ज्यादा लोग रह करके अलग अलग विचारधारा, हर चीज को मानने वाले भी एक साथ रहते थे, क्योंकि उनमें सहनशीलता थी। उसी प्रकार से कांग्रेस है, कांग्रेस में अलग अलग गुट है तो उनमें सहनशीलता भी है कि साहब देखो वो हमारे खिलाफ बोल रहा, कोई बात नहीं सुन लो, फिर हम उनके खिलाफ बोलते वो भी सुन लेते थे, शांति से काम हो जाता था। विभिन्न समूह और नेताओं की महत्वाकांक्षाओं की भी उसमें समाई हो जाती थी। तो जो अलग अलग समूह है, नेता है, जो उनकी इच्छाएं थी वो भी पूरी करी जाती थी। पार्टी को छोड़कर विपक्ष की भूमिका अपनाने की जगह पार्टी में मौजूद किसी दूसरे समूह से लड़ने को बेहतर समझता था। देखो अब क्या होता था, जैसे मान लीजिए कांग्रेस है, अब कांग्रेस में ये लोग हैं, ये पार्टी से मतलब यहां से अलग होकर करके एक विपक्ष में लड़े, उससे अच्छा ये लोग क्या सोच रहे हैं कि हम अंदर ही रह करके अपनी जो बात है, अपनी जो डिमांड है वो मनवा ले, अपने जो समूह है, अपनी जो मुद्दे हैं उनका ध्यान करवा ले। तो यही बात कही गई कि विपक्ष में मौजूद होने से अच्छा है कि पार्टी के अंदर ही रहकर करके हम हमारे मुद्दों को सुलझा लें। पार्टी के अंदर मौजूद विभिन्न समूहों को क्या कहा जाता था, गुट कहा जाता था। अपने गठबंधनी स्वभाव के कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी और इस स्वभाव से विभिन्न गुटों को बढ़ावा भी मिला। तो अब कांग्रेस अलग अलग गुट होने के कारण क्या थी, सहनशील थी, सुनती थी कांग्रेस, सही कोई बात नहीं, आपकी ये बात है, हाँ करेंगे, इस पे भी करेंगे, काम करेंगे। तो सहनशीलता का स्वभाव भी कांग्रेस का था। चूंकि पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों की आपसी होड़ के लिए गुंजाइश थी, इसलिए विभिन्न हित और विचारधाराओं की नुमाइंदगी कर रहे नेता कांग्रेस के भीतर ही बने रहे। तो इसलिए विभिन्न गुटों के में आपसी होड़ थी, होड़ का मतलब रेस थी, नहीं साहब हम अच्छे, तो ये गुंजाइश थी कि हाँ साहब हमारे लिए भी काम हो सकता, हमारे लिए भी काम हो सकता। तो इसलिए कोई अलग नहीं हुआ कांग्रेस से, ज्यादा अगर कांग्रेस से जुड़े रहे, और इसीलिए कांग्रेस को एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में देखा जाता है। कांग्रेस की अधिकतर प्रांतीय इकाइयां विभिन्न गुटों को मिलाकर बनी थी। तो जो अलग अलग गुट थे, अब जो प्रांतीय मतलब राज्यों में जो कांग्रेस की कमेटियां बना करती थी और थी अलग अलग गुटों को, उसमें वामपंथी भी थे, दक्षिणपंथी भी थे, किसी जाति अलग अलग जाति के भी थे। तो सबको लगता था कि हाँ भैया कांग्रेस सबके लिए ही सोच रही है। ये गुट अलग अलग विचारधारात्मक रुख अपनाते थे और कांग्रेस एक भारी भरकम मध्य मार्गी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आती थी। और ये जो गुट है अलग अलग विचारधारा अपनाते थे और कांग्रेस एक मध्य मार्गी हो जाती थी कि साहब हम ना इस विचारधारा की तरफ है, ना हम इस विचारधारा की तरफ, हम मध्य मार्गी, हम दोनों को साथ लेकर के चल रहे हैं, इनका भी सही है, इनकी भी सही है, हम दोनों के लिए ही काम करेंगे। इस अर्थ में देखें तो चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भी। इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। तो अगर देखें जो पहले ये जो शुरुआती जो दशक रहा है 1950 से 60 तक का, 70 तक की अगर बात करोगे, तो इसमें कांग्रेस ने शासक दल की भी भूमिका निभाई है और विपक्ष की भी। विपक्ष की कैसे, अब देखो कांग्रेस ही शासन कर रही है, पर कांग्रेस के अंदर जो अलग अलग गुट है वो समय समय पे कांग्रेस को बता रहे हैं साहब आप हमारे विचारधारा के लिए काम नहीं करो, अच्छा आपके लिए भी करेंगे, हमारे लिए भी नहीं करो, आपके लिए भी करेंगे। मतलब विपक्ष भी अंदर से ही काम कर रहा है। तो कांग्रेस शासन में भी है और विपक्ष में भी कांग्रेस है, ठीक है। इसीलिए इस कालखंड को, इस टाइम पीरियड को क्या कहा गया है, कांग्रेस प्रणाली, कांग्रेस सिस्टम कहा जाता है। अब बात करते हैं विपक्षी पार्टियों का उद्भव, कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो अलग अलग पार्टियां हैं, उनकी कैसे शुरुआत होती है। वो
भारत में बहुविध और जीवंत विपक्षी पार्टियां थी। देखिए, भारत में 1947 से ही इतनी पार्टियां तो थी जो कि लोकतंत्र के लिए लोगों के पास चॉइस रख सके कि हाँ साहब, सिर्फ कांग्रेस नहीं, हम भी ऑप्शन है, आप हमें भी वोट दे सकते हैं। जैसे सीपीआई हो गए, सोशलिस्ट पार्टी हो गई, और जो अलग अलग पार्टियां हैं वो भी हो गई। देखो बच्चों, बॉक्स में अलग अलग पार्टियों के बारे में भी दे रखा है, तो आप चाहे तो उन पार्टियों के बारे में किताब में से पढ़ सकते हैं। मैंने जो लेक्चर्स बनाए थे उनमें मैंने कवर करा है। क्या पढ़ लें आप पार्टियों के बारे में? पार्टियों का नाम पढ़ ले, उनकी फाउंडिंग डेट है वो पढ़ ले, मेन जो उनके लीडर्स रहे हैं वो पढ़ ले, उनके मुख्य उद्देश्य क्या है वो पढ़ लें। ये चार बातें पढ़ लें, बहुत होगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। बाकी जो मेन कवरेज है वो सारा ये जो वन शॉट है मैंने इसमें कवर कर दिया है। ठीक है, तो अलग अलग पार्टियां शुरुआत से ही रही है। इनमें से कई पार्टियां 1952 के आम चुनाव से कहीं पहले बन चुकी थी, तो कुछ 1952 के चुनाव से पहले ही बन चुकी थी। इनमें से कुछ ने 60 और 70 के दशक में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और कुछ ऐसी पार्टियां थी जो 60 और 70 के दशक में, 60 और 70 का दशक का मतलब है 60 से 80 तक का टाइम, इन 20 सालों के पीरियड में इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। 1950 के दशक में इन सभी विपक्षी दलों को लोकसभा अथवा विधानसभा में कहने भर को प्रतिनिधित्व मिल पाया। अब देखिए, ये जो पार्टियां बनी थी 1952 से पहले की पार्टियां, जो 60 से 70 के दशक में बड़ी भूमिका निभा रही है, उनको 1952 में जो लोकसभा और विधानसभा में जो चुनाव हुए ना, नाम भर का प्रतिनिधित्व मिल पाया, ना बराबर। मतलब देखो, 16 सीटें ही सीपीआई को मिल पाई है, 10% वोट ही सोशलिस्ट पार्टी को मिल पाए। तो कोई बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस इनका नहीं रहा, पर फिर भी लोगों के पास ऑप्शन था कि हम इनको भी चुन सकते हैं। लोगों ने वोट तो डाले ही है ना, चाहे कम डाले हो ज्यादा डाले हो, वोट तो डाले ही है। विपक्षी दलों ने शासक दल पर अंकुश रखा, और बहुधा इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बदला। अब देखिए, जो विपक्ष की पार्टियां थी तो उन्होंने समय समय पर कांग्रेस पर अंकुश लगवाया कि साहब ये काम जो आप कर रहे हैं गलत करिए रहे, इसको सही करिए। और थोड़ा बहुत कांग्रेस भी प्रेशर में रहा करती थी कि हाँ साहब देखिए, विपक्ष में है तो वो हमें इन बातों के लिए कह रहे हैं, तो हमें इन पर काम करना है। मतलब लोकतंत्र तरीके से हो रहा था सब कुछ, ऐसा नहीं कि पूरी बस एक ही पार्टी चल रही है, लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष भी है और वो काम कर रहा है। इन दलों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प की संभावना को जीवित रखा। तो जो राजनीतिक विकल्प होता है कि राजनीति में विकल्प होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए, तो वो संभावना जीवित थी। इन दलों ने ऐसे नेता तैयार किए जिन्होंने आगे के समय में हमारे देश की तस्वीर को संवारने में अहम भूमिका निभाई। तो ये जो अलग अलग जो दल है, इनमें से ऐसे नेता निकल के आए जिन्होंने आगे हमारे देश का नेतृत्व किया, आगे हमारे देश की जो तस्वीर है उसको सुधारने में बड़ी भूमिका निभाई है, जो कि आप आगे इस किताब में जानेंगे। शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच पारस्परिक सम्मान का गहरा भाव था। ये मुझे सबसे अच्छी बात पहले की राजनीति में लगती है। पहले की राजनीति में कांग्रेस और विपक्षी दलों के जो नेता है ना, उनके बीच में संबंध बहुत बढ़िया हुआ करता, सम्मान हुआ करता था कि चलो कोई बात नहीं, हम आपके खिलाफ बोलते हैं, आप हमारे खिलाफ बोलते हो, पर आप देश के लिए जरूरी हो तो आप आओ, आप पद पर बैठो। पार्टी से बड़ा, पद से बड़ा देश था कि आप आइए, आप चलाइए, और बड़ा सम्मान का भाव था। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, जब पहली टेम्परेरी सरकार बनाई गई तो कांग्रेस के खिलाफ कहने वाले डॉक्टर अंबेडकर हैं, उनको मंत्री बनाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कांग्रेस के खिलाफ है, उनको मंत्री का पद दिया गया कि हमारी विचारधारा कुछ भी हो, पर आइए देश को चलाते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं। जयप्रकाश नारायण जो समाजवादी नेता हैं, जो आगे एक बड़े लीडर के रूप में आपको देखने को मिलेंगे, जो इंदिरा गांधी जी का खुलकर के विरोध प्रदर्शन में भागीदारी लेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी उनको कह रहे हैं, आओ आप सरकार में बैठो ना यार, आप जैसे लोगों की जरूरत है देश को। मतलब कटुता का भाव नहीं है कि नहीं साहब तुम मेरे खिलाफ बोलता है, ऐसा करता है, तुम अलग हो हम अलग नहीं। देश सबसे पहले है, सबसे ऊपर जो है देश है, सबसे पहले जो है देश है। तो सम्मान का भाव एक दूसरे नेताओं के प्रति था। यह बड़ी अच्छी बात उस समय की रही है। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी से इस किस्म का निजी रिश्ता और उसके प्रति सम्मान का भाव दलगत प्रतिस्पर्धा के तेज होने के बाद लगातार कम होता गया है। तो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो कॉम्पिटिटर है अपना, उसके साथ जो ऐसा निजी रिश्ता, जो पर्सनल रिलेशंस है कि पार्टी वार्टी विचारधारा सब बात की बात है, आइए आप बहुत इस पद के लिए काबिल है, आप आकर के इस पे बैठिए। तो ऐसा जो निजी रिश्ता है ना, जैसे जैसे भारत में दलगत राजनीति, मतलब जो पार्टी बेस्ड राजनीति बढ़ती जा रही है, मतलब पार्टियां बढ़ती जा रही है, और पार्टी साहब हमारी पार्टी की सरकार, हमारे पार्टी की सरकार, ये जो बढ़ रहा है, उसके साथ ही जो निजी रिश्ते हैं ये खत्म होते जा रहे हैं। अब पार्टी को प्राथमिकता दी जा रही है कि साहब व्यक्ति पार्टी में जुड़े और फिर हम उसको किसी भी पद पर बिठा देंगे। देखिए, मैं आज भी एक ही बात कहता हूँ, 1947 से लेकर के आज तक चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बनी हो, कोई भी प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी बने हो, देश के लिए सभी ने काम करा है।
और सभी के लिए सबसे पहले अगर कुछ रहा है तो वो देश ही रहा है, सर्वोपरि देश रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है। देश का लोकतंत्र सर्वप्रथम रहा है, देश का संविधान सर्वप्रथम रहा है और देश सर्वप्रथम रहा, और रहना भी सदैव यही चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एक दल के प्रभुत्व का जो दौर था वो हमारा कंप्लीट हो गया। पर मैं ये चाहता हूं कि आपके बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ अगर प्रभुत्व हो तो वो आपका हो। 100 में से 100 जो नंबर आए वो आप लोगों के आए, आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए। और अब आज आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ लिया है, और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आपको डाउट सॉल्व करवाने हैं, आपको ये क्लासेस एप्लीकेशन पे चाहिए, तो इन सब के लिए आप इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। नाम मात्र की फीस है, इन 2 नंबरों पे कॉल करें और ये आप अपना जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। और बाकी आज की क्लास कैसी लगी ये जरूर बताएं। कौन कौन बच्चा आखिरी तक इस पूरे लेक्चर को देख के गया है वो बताइएगा, और नेक्स्ट वन शॉट कौन से चैप्टर पे चाहिएगा वो भी बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपके अपने चैनल लर्निंग शेयर आर्ट्स को ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और मैं मिलूंगा अब अगले वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।